हेलो व्यूअर्स, मैं स्नेहा संतोष चाका। हमारा पहला पार्ट सावस्कर सर के साथ बहुत लंबा चला, इसके लिए हमने ये दूसरा सेशन किया है। तो आप सबका स्वागत है इनविंसिबल टॉक शो के दूसरे सेशन में। पहले सेशन में भी बहुत कुछ सवाल थे और बहुत अच्छे से जवाब दिया सावरकर सर जी ने, और उसी से रिलेटेड बहुत सारे आगे भी सवाल है जो आप हम जैसे लोग उनसे पूछना चाहेंगे। उसे हम कंटिन्यू करते हुए ये सेकंड सेशन कर रहे हैं। तो आप सबका इस सेकंड सेशन से जुड़े रहने के लिए, उसको ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसके आगे के सवाल फिर से हम कंटिन्यूएशन में रखेंगे। तो ये रहा अगला सवाल। और सर, जैसा अभी आपने बताया था कि गाड़ी की जो टेक्नोलॉजी है वो हमें समझनी पड़ेगी कि मतलब क्लच कितना छोड़ना है, एक्सीलेटर कितना देना है। तो ऐसे जो टेक्नोलॉजी जब हम समझ जाते हैं तो ऐसा ही कुछ हमारे जो मतलब कंपनी के जो ऑनर हैं, हानगिल पार्क साहब हमारे सीईओ हैं, हमारे चेयरमैन हैं, उन्होंने भी टेक्नोलॉजी को बहुत ज्यादा फोकस किया हुआ है। और वो लेटेस्ट टू लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजीज हैं उनको बड़ी जल्दी से, मतलब वर्ल्ड में मैं तो कहूंगा कि सबसे फास्ट और सबसे पहले वो अडॉप्ट करते जा रहे हैं। तो सर, ये एटॉमी जो है ये वो पूरी टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी है। और इस टेक्नोलॉजी का सर आप मतलब हमारे जो आने वाली जो मतलब जनरेशन है इसकी, जो एटॉमी जो डेवलप करेंगे, तो उन सारे लोगों को मतलब कितना बड़ा फायदा और इस इंडियन डायरेक्ट सेलिंग के अंदर होने वाला है उनको, इस इंडस्ट्री को और हमारी टीम को। जो हमारा एटॉमिक का जो टेक्नोलॉजी है, जी वो सर। टेक्नोलॉजी दिन ते दिन वो न्यू टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करने कि जैसे कि समझिए आज के बाद या कल कोई चीज का आविष्कार होता है, वो मार्केट के अंदर में आता है, तो उसका वैल्यूज क्या 10 दिन 10 दिन के उसके बारे में स्टडी किया जाता है कि 10 दिन के बाद में इस टेक्नोलॉजी का क्या इफेक्ट होगा। तो जो भी आविष्कार होता है वो अच्छे के लिए ही आविष्कार होता है, जो भी संशोधन होता है टेक्नोलॉजी का वो अच्छे के लिए ही होता है। तो उसके बारे में वो पहले ही स्टडी, हमारा जो एटॉमिक का मैनेजमेंट है वो स्टडी कर लेता है, और फिर सबसे पहले स्टडी करने के बाद उस टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करता है। एडॉप्ट करने के बाद वो इम्प्लीमेंटेशन करता है, और इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए हमारे पास बहुत ऐसे कुछ व्यूज चाहिए, हमें बहुत ऐसे वेरिएंट्स चाहिए कि उस वेरिएंट्स के माध्यम से हम लोगों तक उस टेक्नोलॉजी को प्रोवाइड कर सकते हैं। तो वेरिएंट्स की अगर बात किया जाए तो विच वेरिएंट्स है हमारा एटॉमी। एटॉमी जो भी टेक्नोलॉजी आती है दुनिया के अंदर में उसको एडॉप्ट करता है, और वही हमारे बीच में, लोगों के बीच में वह टेक्नोलॉजी डाल देती है। कि जैसे कि अभी एक्सटेंस टेक्नोलॉजी कंपनी ने यूज किया है, दूसरी आई टेक्नोलॉजी यूज किया है, आर्टिफिशियल आई एम इंटेलिजेंस, सही। आई हाँ एम हाँ। यस यस, उसका एमेनेजन टेक्नोलॉजी बोलेंगे, एक्सटेंट टेक्नोलॉजी। एक्सटेंट टेक्नोलॉजी की जैसे कि समझिए कि आपने बिल्कुल मोबाइल है, मोबाइल में आपने समझिए पैर का अगर फोटो निकाले, आपके पैर के अंदर में कौन सा जूता फिट होना चाहिए, कौन सा कलर का अच्छा शोभी तो होना चाहिए, कि इसको हम अच्छी तरीके से एक्सटेंड कर सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी आज के, अगर मैं मेरे स्टडीकल के हिसाब से अगर कहना चाहूंगा, तो कोई कंपनी के पास नहीं है ये टेक्नोलॉजी हमारे कंपनी के पास है। तो ये टेक्नोलॉजी को कोई भी एडॉप्ट करना चाहता है, कोई भी कंपनी, तो उसके लिए समय लगेगा। उसको एडॉप्ट करने के पहले ही हमने एडॉप्ट किया है, कि उसके बिल्कुल पहले बिल्कुल ही सही। हमने एडॉप्ट किया। तो ये मान लीजिए कि 2 दिन ज्यादा हम उनसे प्रोग्रेसिव रहेंगे। ऐसे नहीं कहूंगा कि वो हमसे प्रोग्रेसिव नहीं रहेंगे, वो भी हमारे साथ में प्रोग्रेसिव करेंगे, लेकिन 2 दिन ज्यादा हम उनसे ज्यादा प्रोग्रेसिव रहेंगे, ये टेक्नोलॉजी की वजह से। क्योंकि टेक्नोलॉजी, ये दुनिया सब चल रही है टेक्नोलॉजी बेस्ड। घर बैठ के अगर किसी को पैसा भेजना है, टेक्नोलॉजी के माध्यम से यूज करके वो किसी को पैसा भेज देता है। अगर किसी को कोई चीज खरीदना है तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से वो खरीद सकता है। वैसे हमारे लिए जो आज एटॉमिक के पास जो टेक्नोलॉजी है, प्रोडक्ट की टेक्नोलॉजी, बहुत ही क्वालिटी बेस्ड टेक्नोलॉजी है। उस अगर टेक्नोलॉजी का आप स्टडी करते जाएंगे, एक इंस्टीट्यूट है IAEA,
ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आप जितना भी स्टडी करोगे, आपका दिन खत्म जाएगा, 2 दिन खत्म होते जाएंगे, आपका हफ्ता खत्म हो जाएगा, हफ्ते के साथ साथ 12 दिन 15 दिन खत्म होंगे, महीना खत्म होगा, लेकिन इतना बड़ा उनके पास टेक्नोलॉजी, न्यू न्यू टेक्नोलॉजी को प्रमोट करते हैं, और वो न्यू न्यू टेक्नोलॉजी हमारी कंपनी है उसको एडप्ट करती जा रही है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि इस टेक्नोलॉजी के जो इंडस्ट्री है हमारी, इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से हो सकता है कि आने वाले दिन में वर्ल्ड में बहुत बड़ी प्रोग्रेसिव बनेगी, और प्रोग्रेसिव होने के बाद बहुत बड़ी डेवलपिंग होगी। देखिए अभी एक उदाहरण देना चाहूंगा ये टेक्नोलॉजी के हिसाब से। आज जो हमारे पास गैस स्टेशन है, जो इंडियन गैस है, एलपीजी है, भारत गैस है, एसपी गैस है, तो ये गैस हम कैसे गोडाउन से लाते हैं, तो आने वाले दिन में उसके लिए कितना समय लगेगा मुझे पता नहीं, लेकिन कंपनी का ये भी प्लानिंग है कि इंडिया के अंदर में से नहीं, जहां जहां एटॉमी चल रहे हैं वहां वहां पूरा गैस स्टेशन ब्रॉड तैयार करना, गैस स्टेशन ब्रॉड तैयार, कि हर घर के अंदर में कोई शॉप में नहीं जाएगा, कोई गोडाउन में नहीं जाएगा गैस के लिए। वो जैसे कि ये टेक्नोलॉजी आज भी दुबई में है, मेरे दोस्त गए थे, आज भी दुबई में मेरे दोस्त है, वो बोलते हैं कि भाई बोले हमें गैस के लिए कहीं बाहर नहीं जाना पड़ता है, वो पाइप के माध्यम से ही हमारे पास हमारे जो सेगड़ी है गैस की वहां पे डायरेक्ट ही आता है। यानी ये भी टेक्नोलॉजी इंडिया के अंदर में आएगी, दुनिया के अंदर में धीरे धीरे अडॉप्ट करेगी, न्यू टेक्नोलॉजी है। तो इस न्यू टेक्नोलॉजी को जैसे ही वर्ल्ड के अंदर में आती है न्यू टेक्नोलॉजी, एटॉमी उसको अच्छे तरीके से स्टडी करती है और अडेप्ट करके वो हमारे लिए, आपके के लिए, सभी के लिए एक्सपांड। मैं ये कहना चाहूंगा कि टेक्नोलॉजी के बारे में अगर एटॉमी की अगर बात किया जाए तो इंडिया के अंदर में कोई इंडिया के अंदर में या दुनिया के अंदर में टेक्नोलॉजी की अगर डायरेक्ट सेलिंग की बात किया जाए तो एटॉमी को फिलहाल आने वाले दिन में नहीं बता पाऊंगा, लेकिन आज फिलहाल कोई कम्पीट नहीं कर रहा है, इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी सर एटॉमी। हेलो। हाँ सर। बिल्कुल सर, बहुत ही अच्छी तरह आपने बताया, और इनफैक्ट टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट तो मतलब सभी बंदों को अब दिखाई भी देने लग गया है और वो समझने भी लग गए हैं। क्योंकि जैसा अभी आप बता रहे थे कि गैस वो घर घर में डायरेक्टली पहुंचेगी और एटॉमी के थ्रू भी पहुंचेगी, तो मैं उसी में छोटी सी चीज कहना चाहूंगा कि मतलब करीब करीब ऐसा मान सकते हैं कि 8-10 साल पहले गैस बुक करने के लिए हमें गैस एजेंसी पे जाना पड़ता था। Yes. और आज IVRS टेक्नोलॉजी की वजह से हम घर बैठे कभी भी बुक कर सकते हैं। और आज हम किसी भी बंदे को अगर ऐसा बोलना चाहें कि भाई आप पुराने सिस्टम पे चले जाओ, आप गैस एजेंसी में जाके बुक करो, तो मेरे ख्याल से इंडिया में तो कोई ऐसा नहीं होगा कि जो उस पुराने टेक्नोलॉजी को लेना चाहेगा। तो सेम चीज है सर कि एटॉमी जो टेक्नोलॉजी लेकर के आ रहा है, आज वो परचेजिंग में जितना कन्वीनियंस लोगों को दे रहा है कि घर बैठे वो देख सकते हैं कि वो शू उनको कौन सा फिट आ रहा है, कौन सी रिंग उनकी उंगली में कैसी लग रही है, ये जो परचेजिंग का जो शोरूम वाला जो एक्सपीरियंस है जो वो घर बैठे ले रहे हैं, तो मेरे ख्याल से जैसे जैसे लोग इस चीज को समझते चले जाएंगे तो उस कंफर्ट को कोई नहीं छोड़ना चाहेगा और वो एटॉमी के साथ आना ही चाहेंगे। और बाकी जो कॉम्पिटिटर हैं वो उस टेक्नोलॉजी को वो शायद पता नहीं कितने सालों बाद अडॉप्ट करेंगे, और तब तक एटॉमी के जो लीडर्स होंगे वो मतलब बहुत ऊंचाइयों पर होंगे। यस यस। और ये बहुत ही सर अच्छी चीज बताई आपने हमें। इसके साथ साथ में सर एक चीज और मैं यहाँ आपसे पूछना चाहूंगा, जो नेक्स्ट सवाल है हमारा व्यूअर्स और हम लोगों की तरफ से, कि सर अभी हिंदुस्तान में जो नेगेटिव थोड़ी सा माइंडसेट है इस इंडस्ट्री को लेकर के, मतलब जो ये नेटवर्क इंडस्ट्री है इसको लेकर के थोड़ा सा नेगेटिव माइंडसेट है, उसमें कई सारी चीजें हो सकती है, लेकिन सर उसमें से कुछ ऐसी चीजें, कोई ऐसा मेन रीजन है जो आपने नोटिस किया हो अपने उन स्टार्टिंग फेज में या स्ट्रगलिंग फेज में,
तो आपने फेस किया हो, और इस माइंडसेट को बदलने के लिए मतलब कुछ हमारी इंडस्ट्री की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से कुछ और ऐसे मतलब कुछ लीगल कुछ ऐसे कदम उठाए जाने चाहिए, या क्या सजेशन आप देना चाहेंगे कि हम लोग कैसे उनको मतलब इस इंडस्ट्री के लिए मतलब यूज कर सकते हैं उन सब चीजों को? ओके, बहुत अच्छा आपने जो सवाल है सर सवाल किए हैं कि एक्चुअल जो मार्केट के अंदर में इंडिया के अंदर में जो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जो नेगेटिविटी आ रही है क्यों आ रही है, और जो लीगली की बात की है बहुत ही वो भी इम्पोर्टेंट है। अ, मैं सभी दर्शकों को लिए बताना चाहूंगा कि जैसे एटॉमी हमारे हाथ में आई थी, मुझे गवर्नमेंट की डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइन क्या थी वो मुझे पता नहीं, लेकिन जैसी आप जैसे लीडर है, बहुत सारे लीडर है, इन्होंने मुझे सवाल किए थे कि आप एटॉमी मुझे तो बता रहे हैं, बट एटॉमी बताने के लिए आपके पास कंपनी का कुछ नहीं है, प्रोडक्ट नहीं है, कुछ नहीं है। तो मुझे एक बात बताइए, लीडरों का सवाल आया था मुझे कि उन्होंने बोले कि सर बोले ये गवर्नमेंट के गाइडलाइन को फॉलो कर रही क्या? मैं बोला गवर्नमेंट की गाइडलाइन क्या है भाई, अपने ही खुद को पूछा। फिर मैंने सर्च करना चालू किया गवर्नमेंट की गाइडलाइन क्या है। तो गवर्नमेंट की गाइडलाइन की जो मैंने ये फिर पीडीएफ उसको डाउनलोड किया, और पीडीएफ को डाउनलोड करने के बाद उसको प्रिंट आउट किया। प्रिंट आउट करने के बाद मैं उसको पढ़ने लगा, तो पढ़ते पढ़ते मुझे फिर इसको मैं कंपेयर करना लगा एटॉमी के साथ, जो गाइडलाइन है गवर्नमेंट की लीगली, उसको कंपेयर करने लगा कि मैं जहाँ पे काम कर रहा हूँ, जिस कंपनी के साथ काम कर रहा हूँ, क्या ये गवर्नमेंट को फॉलो कर रही है कि आने वाले दिन में गवर्नमेंट की गाइडलाइन में बैठ रही है क्या? तो मैं जैसे जैसे उस गाइडलाइन को और कंपनी को स्ट्रक्चर देखा, कंपनी के इंफॉर्मेशन देखा और गाइडलाइन को स्टडी किया, एग्जैक्ट मुझे दिख रहा था कि नहीं, ये कंपनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइन में बैठ रही है। तो तभी हमने बहुत जोम से और स्टार्ट किया। तो वही हम अच्छी तरीके से स्टार्ट करते करते बहुत सारे लीडरों के अंदर में सवाल आते थे, नेगेटिविटी आती थी, हमारे सवाल आते थे, न्यू पर्सन को हम अगर बताने चाहेंगे तो उसके अंदर में नेगेटिविटी आती कि ऐसा भी धंधा है कि ये धंधा नहीं चलेगा, यानी नेटवर्क मार्केटिंग एक को दो, दोनों को तीन, तीनों को चार, ऐसा जोड़ाने का, यानी क्यों बोलते थे? क्योंकि अगर हम सदियों की अगर बात किया जाए, सदियों हमारे आजूबा पंजोबा की अगर बात किया जाए, तो हमारे आजूबा पंजोबा की अगर बात किया जाए तो अगर संसार का नियम है कि परिवर्तन, ये संसार का नियम है, परिवर्तन होना चाहिए। वैसे ही परिवर्तन इंसान के अंदर में भी हुआ। जब इंसान खुद का डेवलप करने लगा तो एक साथ में ऐसा डेवलप नहीं, उसने जिंदा रहने के लिए कुछ तो भी खाया होगा, कंदमूल खाया होगा, किसी जानवर का मांस खाया होगा, कुछ न कुछ खाया होगा, लेकिन फिर उसके अंदर में परिवर्तन आया कि नहीं, अगर हम शिकार करते जाएंगे, कंदमूल खाते जाएंगे, अगर पेट को हम काटते रहेंगे तो ये तो सब आने वाले दिन में डिस्ट्रॉय हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो उस समय में हम क्या करें? तो फिर किसी ना किसी का, एक इंसान का तो ध्यान दूसरे तरफ गया होगा, दूसरे काम की तरफ गया होगा। दूसरे काम की तरफ जब गया तब उसने सोचा कि नहीं, हम अच्छे तरीके से दूसरा भी धंधा कर सकते हैं, खेती भी कर सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से अनाज भी उगा सकते हैं। तो ऐसे धीरे धीरे वो करने लगे, यानी इंसान की जिंदगी में ट्रांसफरेशन हो गया। ट्रांसफरेशन होने के साथ साथ हम पढ़ाई करने लगे, पढ़ाई के साथ साथ नौकरी करने लगे, नौकरी के साथ साथ हम बस इसी में खुशी थे, नौकरी और अपना घर। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग का हमें ना हमारे आजूबा का नॉलेज था, ना हमारे पिताजी को नॉलेज था, ना किसी को नॉलेज था, क्योंकि हमारा जो समाज है इनमें कैसे है, दूसरे को कॉपी करता है, मैं भी दूसरे को कॉपी करता हूँ। तो उसी तरीके से उन्होंने सोचा कि नहीं बेटा, आज भी बहुत सारे परिवार में कहते बेटा तुझे बहुत अच्छे तरीके पढ़ाई लिखकर करके तुझे बहुत बड़ा साहब बनना, बहुत बड़ा साहब बनना। तो वो बेटा वही करता है। पिताजी बोलते बेटा तुझे अच्छे तरीके से पढ़ाई करना है, पढ़ाई करने के बाद बहुत बड़ा साहब बनना है। तो उसका जो माइंडसेट है वो माइंडसेट किधर लेके जा रहा है? जॉब, नौकरी की तरफ। तो मैं नहीं कहना चाहूंगा कि आप अपने बच्चों का या मेरे बच्चों का
जो माइंडसेट है वो जॉब की तरफ नहीं लेके जाना चाहिए, बट उसी के साथ साथ जो आज दुनिया के अंदर में क्या चल रहा है, इंडिया के अंदर में क्या चल रहा है, वैसे ही बहुत सारे बिजनेस चल रहे हैं उसी इंडस्ट्री। अगर इंडस्ट्री की बात किया जाए तो फिल्म इंडस्ट्री चल रही है, अपने पॉलिटिकल इंडस्ट्री चल रही है, गेम प्लेयर इंडस्ट्री चल रही है, बहुत सारी इंडस्ट्री चल रही है। उसी के साथ साथ एमएलएम इंडस्ट्री चल रही है, नेटवर्क मार्केटिंग। तो उसका भी नॉलेज हम अपने बच्चों को देना चाहिए कि बेटा तू इसके माध्यम से ही तू अच्छे तरीके से पैसा कमा सकता है। बट हमें वो बच्चों को ना बताते हुए हमें उस बच्चों के अंदर में नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति हम क्या करते हैं, नेगेटिविटी डालते हैं। तो वो अगर कोई इंसान चला जाता है उसके पास, तो उसको नेगेटिव करता है कि नहीं भाई ये मेरे से नहीं होगा, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैं इसके माध्यम से कुछ नहीं कर सकता, ना खुद का उद्धार कर सकता ना दूसरे का उद्धार कर सकता। तो ये है कि हम दूसरे के प्रति जो बताते ये एक ही बताते हैं सर, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग की अगर बात किया जाए तो इंडिया के अंदर में मेरे ख्याल से 20 22 साल हो चुके होंगे कि इंडिया के अंदर में ये नेटवर्क मार्केटिंग का सिस्टम आ चुका है। तो इतनी जल्दी ये जो कर्व है जो अडॉप्ट करने का, इतनी जल्दी परिवर्तन नहीं होगा। एक दिन ऐसा आएगा सर कि आने वाले दिन में हर घर में, हर गली में, हर मोहल्ले में आपको नेटवर्कर मिलेगा, 100% मिलेगा। तो हमें ये नेगेटिविटी सबसे ज्यादा आती है, क्योंकि हमें जो हमारा जो कल है गवर्नमेंट की तरफ, मैं नहीं कहना चाहता हूँ गवर्नमेंट को विरोध नहीं करता हूँ, गवर्नमेंट का भी जॉब करो, लेकिन इसी के साथ साथ नेटवर्क मार्केटिंग के अच्छे तरीके का मत करो, लेकिन समझने का तो प्रयास करो। बस यही कहना चाहता हूँ सर, ये आपके सवाल का जवाब। बिल्कुल सर, आपने बहुत ही अच्छी तरह से बताया हमें, क्योंकि ये एक फाउंडेशन ही होती है जो परिवार की तरफ से बच्चों के अंदर डाली जाती है। और जैसा अभी आपने बताया कि आशीर्वाद भी देते हैं तो उनको यही बोलते हैं कि बहुत बड़ा सांप बन जाओ, क्योंकि इसमें खैर सही कह रहे हैं सर आप, क्योंकि जो हमारे फैमिली के जो हेड हैं एक्चुअली उनको भी आइडिया नहीं है कि नेटवर्क जो इंडस्ट्री है वो कितना ग्रो कर चुकी है अभी। और मैं तो मोटी मोटी सी चीज कहूंगा कि 1930 में ये शुरू होने के बाद आज करीब करीब जो 10 बड़े बड़े देश हैं, जिसमें यूएसए, चाइना, और ये जापान, कोरिया, ब्राजील, जर्मनी, मेक्सिको, अगर हम ये इनको ले लेते हैं, मलेशिया, यूके, तो इनका लगभग लगभग 78% इनका रेवेन्यू, मतलब जो परसेंटेज जो है 78% में देखें तो वो पूरा इनका सपोर्ट है इस नेटवर्क इंडस्ट्री के लिए। और इंडिया में तो अगर हम देखें कि उस 78% में से बहुत छोटा सा हिस्सा है। और इन कंट्रीज की अगर हम बात करें पॉपुलेशन की, तो कंट्रीज में मतलब पॉपुलेशन वाइज ये बहुत छोटे छोटे हैं। यूएसए में ले लें तो मेरे ख्याल से शायद 30 करोड़ या इसके आसपास की पॉपुलेशन है, लेकिन 35,000 करोड़ का वहां पे वॉल्यूम जनरेट होता है। तो ये हमारे जो अभी फैमिली के जो हेड्स हैं या जो बड़े लोग हैं जो बच्चों को बताते हैं, शायद वहां पे वो जानकारी उनको नहीं है या इस इंडस्ट्री को उन्होंने उस नजर से अभी तक देखा नहीं है। और एक बहुत बड़े 2 ऑथर्स हैं, डोनाल्ड ट्रंप और रॉबर्ट टी कियोसाकी, वो तो कहते भी यही हैं कि हर आदमी को नेटवर्क मार्केटिंग जरूर करनी चाहिए, और क्योंकि इसका जो तजुर्बा है वो उनको एक अंदर से एक बेहतरीन इंसान बना देता है। तो बिल्कुल सर, बहुत ही अच्छी तरह से आपने बताया। इंडिया में तो अभी केवल इसका एक स्क्रैच ही हुआ है यहाँ पे, और अभी 65,000 करोड़ तक का एजम्पशन है कि ये इंडस्ट्री यहाँ पे जाने वाली है, और उसमें हम सब लोग ही होंगे जो आज इसको स्टार्ट कर रहे हैं। तो सर, यहाँ जैसे बात चल रही थी कि फॉरेन में इसका इतना बड़ा मतलब वॉल्यूम जनरेट होता है, वहां पे नेटवर्क जो इंडस्ट्री है उससे हर घर से करीब करीब एक बंदा तो जुड़ा हुआ ही है। तो सर ऐसा क्यों है कि मतलब इंडिया में और फॉरेन कंट्रीज में मतलब वहां के मतलब नेटवर्क मार्केटिंग के सोच के बारे में मतलब इतना फर्क क्यों है? उसके बारे में सर आप क्या कहना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को, कि हिंदुस्तान और जो वहां पे मोटे मोटे डिफरेंसेस हैं, या हमें मतलब किस तरीके से क्या यहाँ पे सुधार करना चाहिए? इसका व्यूअर्स का मैं जवाब देना चाहूंगा इस सवाल का, कि जो फॉरेन की जो नेटवर्क मार्केटिंग की जो क्रेज है और हिंदुस्तान की जो क्रेज है, इसके अंदर इनके अंदर में क्या अंतर है। क्योंकि अगर अमेरिकी की बात की जाए, जापान की बात किया जाए, तो हमसे 50 साल पहले ही वहां पे नेटवर्क मार्केटिंग का उगम स्थान हुआ है। 50 साल पहले, 50 से 60 साल के बाद हमारे इंडिया के अंदर में नेटवर्क मार्केटिंग का उगम स्थान हुआ है। राइट सर।
तो इसका अर्थ यह है कि आपकी एक पीढ़ी के पहले ही वो अपडेट है, एक पीढ़ी के बाद आपको उस इंडस्ट्री के बारे में नॉलेज मिल रहा है। अभी 60 साल, अभी एमवे की अगर बात किया जाए तो एमवे ये 60 साल हो चुकी है। तो वहां से अगर हम बात करते हैं एग्जाम्पल के लिए, तो 60 साल में हमारी एक पीढ़ी खत्म होती है। बिल्कुल बराबर इंडिया की बात किया जाए, राइट सर। तो हमारी एक पीढ़ी के पहले ही उन्होंने पूरा का पूरा नॉलेज लिया रखा है कि नेटवर्क मार्केटिंग से हम अच्छे तरीके से पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने उस तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग की क्या बना के रखा थी, व्यवस्था। वो व्यवस्था बनाई थी 60 साल उन्होंने व्यवस्था बनाया। और हमें व्यवस्था बनाने के लिए कितना समय लग रहा है, उस व्यवस्था में आने के लिए आज हमें 20 साल हुआ है, 20 या 25 साल हुआ होगा उस व्यवस्था में आने के लिए। और हमारे पास है एक पीढ़ी खत्म होने के लिए, और हमारे पास बाकी 30 या 35 साल, 30-35 साल की अगर बात किया जाए आगे की, 30 से 35 साल की, जैसे ही अमेरिका, जापान में जिस तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग का क्रेज है, हर घर में हर बच्चा आज 18 साल होने के बाद, 20 साल होने के बाद, फॉरेन के अगर बात किया जाए, पढ़ाई करते करते बच्चा नेटवर्क मार्केटिंग करता है। ये हिस्ट्री है, आप इसको दोहरा नहीं सकते, आप इसका स्टडी कर सकते हैं। 100% मैं आपको बता रहा हूं कि ये लोग इस तरीके से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मैंने इसके पहले मैं एक वर्ड यूज किया था, तो पिछले वाला जो सवाल था उसमें, कि हमारे आजोबा पंजोबा ने एक ही बोली थी, बेटा तुझे नौकरी करना है, पढ़ाई करना है, सिर्फ नौकरी करना है। वही सिस्टम अभी तक हमारे दिमाग के अंदर में भरा हुआ है। आज अगर हम अपने ही गांव की अगर बात किया जाए, या अपने ही मोहल्ले की, या हमारे इसमें से अगर बात किया जाए, 100 लोग खड़े करिए, और 100 लोगों में से एक नेटवर्कर है, और उसको बोलिए कि आप अपने बच्चों को क्या देना चाहेंगे इन फ्यूचर, क्या सिखाना चाहेंगे। अगर वो नेटवर्कर अच्छे तरीके से सफल है तो वो बोलेगा कि मैं अपने बच्चों को ज्यादा नहीं लेकिन कुछ दिन तक मैं नेटवर्क मार्केटिंग में लाऊंगा। लेकिन वही पर्सन अगर खुद ही असफल है तो वो बोलेगा नहीं बाबा, ये नेटवर्क मार्केटिंग तो बिल्कुल नहीं। बोलेगा बच्चा तुझे अच्छे तरीके से पढ़ाई करना है, नौकरी करना है। भले ही नौकरी की अगर बात किया जाए तो नौकरी के लिए आपकी पढ़ाई के लिए 25 साल जाते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम ये 3 साल हो चले जाते हैं, 3 साल कॉम्पिटिटिव में निकल जाते हैं, यानी आपका या मेरा बच्चा बन जाता है 30 साल का। 30 साल तक हम उससे पूरा का पूरा पालन पोषण सब कुछ करते हैं, बहुत सारा पैसा खर्चा करते हैं। 30 साल के बाद क्या होता है सर, जब नौकरी के पीछे वो दौड़ता है, जब उसके लिए नौकरी नहीं मिलती है, तब वो क्या करता है, एक ही बात करता है कि वो बोलता है पिताजी मैं अभी कोई कुछ करूंगा नहीं, जो भी काम है वो करूंगा, अभी मैं शादी करता हूं। शादी करने के बाद उसके ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है, जो काम मिला उसको वो करना लगता है, वो अच्छा रहे या बुरा रहे। आने वाले दिन में ये कहना चाहता हूँ सर, हमारे इंडिया के अंदर में इतनी बेरोजगारी है और इतनी बेरोजगारी बढ़ने वाली है कि आने वाले दिन में लोग लुटेरे बनेंगे। लेकिन इसको हमें रोकने का प्रयास करेंगे, किसके माध्यम से, नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से। पूरा नहीं कर पाएंगे, लेकिन कुछ अपने एरिया है तो अपने एरिया में अच्छे लोगों को सर्च करके इस इंडस्ट्री में ला सकते हैं, उसको अच्छी तरीके से नॉलेज दे सकते हैं, दुनिया को नॉलेज दे सकते हैं कि दुनिया में ऐसे ऐसे चल रहे। यही अंतर है सर कि हमें जो मिली है सीख, जो सीख मिली है वो सबसे बात अंतराल है सीख। हमें अच्छे तरीके से अभी तक गाइड नहीं कर पाए कोई नेटवर्क मार्केटिंग। इसी वजह हम फॉरेन से आज पीछे है, एक पीढ़ी पीछे है, अमेरिका से एक पीढ़ी पीछे है। हमारा एक पीढ़ी को डेवलप करने के लिए कितना समय लगेगा, 60 साल लगेगा। हम कहते हैं 2021 के 20 के अंदर में हमारा जो इंडिया का इंडस्ट्री है ये 65,000 करोड़ का होगा 100% होगा। लेकिन उस इंडस्ट्री को कोई उस समय तक समझेगा नहीं। जैसे कि आप हैं, मैं हूँ, जैसे कि करोड़ों में से समझिए 1 लाख लोग ही अच्छे तरीके से
उस इंडस्ट्री को समझने का प्रयास करेंगे, करेंगे नहीं प्रयास करेंगे, और 1 करोड़ में से सिर्फ 10 या 5% अच्छे तरीके से वो उस इंडस्ट्री को हैंडल करेंगे, अच्छे तरीके से करेंगे और अच्छे तरीके से वो पैसा कमाने का प्रयास भी करेंगे। ये अंतर है सर फॉरेन और हिंदुस्तान के अंदर। बिल्कुल सर, बहुत ही अच्छे से आपने बताया हमें कि, और ये वाकई मैं भी महसूस कर रहा हूँ और हमारे व्यूअर्स भी ये इस चीज को समझ पा रहे हैं कि वहाँ पे वाकई ये कम से कम 50 साल 60 साल पहले ये इंडस्ट्री शुरू हो गई थी वहाँ पे, और इस वजह से उन लोगों ने इसका जो पूरा पोटेंशियल है उसका यूज भी किया हुआ है। लेकिन इंडिया में भी सर कुछ तो जो है ड्रीम पावर, मतलब जो हमारी यूथ है, हालांकि वो तो अभी बहुत ज्यादा है क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ वो बढ़ने लगे हैं और अभी स्टार्टअप्स वगैरह बहुत सारे सुनने में आने लगे हैं इंडिया में, तो वो ड्रीम पावर को वो लोग भी जो है उसके पोटेंशियल को यूज करने लगे हैं। और जो एटीट्यूड है, क्योंकि अब जैसे हम लोग आप लोगों को सुनते हैं, आप जैसे और दूसरे लीडर्स को सुनते हैं जिन्होंने बिना किसी रिसोर्सेज के इस मुकाम को हासिल किया है, और मतलब लाइफ में पूरा 180 डिग्री का जहाँ पे चेंज आया है, तो वो लोग भी इसको इस पोटेंशियल को समझने लगे हैं। और अब जो है ये इंडस्ट्री वो ठगी और उस तरीके के धंधों में काउंट नहीं होती, क्योंकि 2016 में जब से गाइडलाइन आई है तब से लोगों का एटीट्यूड भी काफी चेंज हुआ है। और इसके बाद में स्नेहा मैडम, आप हमारे साथ हैं? अभी आवाज आ रही है? जी जी जी, मुझे आ रही है। आप सुन पा रहे हैं मुझे? यस मैम, यस मैम। ओके ओके। सर हेलो, सर आप मुझे यस सुन यस पा रहे हैं? जी यस मैडम। हाँ, अभी देखा जाए तो हम लोगों के इंडिया में बहुत से लोग प्रोडक्ट्स को लेकर बहुत ये करते हैं कि ये विदेशी प्रोडक्ट है और इंडियन प्रोडक्ट नहीं है। ऐसा माइंडसेट बना रखा है हर चीज के बारे में लोगों ने। वैसे देखा जाए तो बहुत से हमारे इंडिया में ऐसे बहुत से प्रोडक्ट हैं जो विदेश के हैं। विदेश के प्रोडक्ट बोलिए, ये इंटरनेट बोलिए, जो मेश्राम सर ने पिछली बार इंटरव्यू में भी बोला था कि बहुत सी ऐसी चीजें हैं हमारे इंडिया में जो लोग यूज करते हैं, जिसके बिना हम लोग आगे बढ़ ही नहीं पाते। मोबाइल से ऐसी बहुत सी चीजें जो विदेशी है, लेकिन फिर भी जब हम अपना प्लान या अपने किसी चीज को उनके पास ऐसे डिफाइन करने जाते हैं या कन्विंस करने जाते हैं, तो वो लोग देसी विदेशी का जो उनका प्रोडक्ट को लेके जो माइंडसेट है सर, तो उसको आपको क्या कहना है सर उस बारे में? हमारे इंडियन लोगों के जो दिमाग है देसी और विदेशी को लेके, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे, उनके माइंडसेट को? मैडम ने जो सवाल किया है वो बहुत ही काफी अच्छा सवाल किया है। इसके बारे में मैं भी पहले लीडरों के साथ बात करता था कि नहीं ये फॉरेन की कंपनी है, फॉरेन के प्रोडक्ट है। बहुत सारे लीडर भी यही सवाल करते हैं कि सर ये फॉरेन की कंपनी है, हमें फॉरेन का प्रोडक्ट नहीं चाहिए, हमें फॉरेन का कोई प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे। तो उनको यही सवाल करता था मैं कि सर आप फॉरेन का प्रोडक्ट एक भी यूज नहीं करते क्या? वो बोलते नहीं। मैं उनको यही बोलता था कि सर आप जिस कम्युनिकेशन जो यंत्रण है, जो टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, वो किसका है? कोई कहता है सैमसंग का है, कोई कहता है नोकिया का है, कोई कहता है एप्पल का है, कोई कहता है वीवो का है। मैं यही कहना चाहता हूँ ये कहाँ से आया? ये तो फॉरेन का है ना, फेंक दो। आपके घर में ये एलजी की टीवी है, सैमसंग की टीवी है, सोनी की टीवी है, ये भी फॉरेन की है, फेंक दो। जो आप गाड़ी चला रहे हैं, टू व्हीलर जो भी चला रहे हैं, ये भी फॉरेन की है, इसको क्यों यूज कर रहे हैं? तो कहना चाहते हैं कि सर नहीं, हमें कुछ ऐसी बातें हैं कि मजबूर है कि हम उसको यूज ही करना पड़ता है। तो यही इंडस्ट्री ऐसी है कि यहाँ पे भी हमारे लिए ऐसे प्रोडक्ट है कि इस प्रोडक्ट हमारे लिए मजबूर है कि हम वो प्रोडक्ट यूज ही करना पड़ेगा। एज इट इज जैसी पेस्ट है, ब्रश है, तो उनको यही सवाल करता था सर पेस्ट आप यूज तो करते हैं, लेकिन पेस्ट का उसको क्वालिटी बता दो। देसी क्वालिटी वो नहीं कहना चाहूंगा कि वो बिल्कुल ही लो है, वो भी बहुत अच्छी तरीके से क्वालिटी बेस है। लेकिन जितना टेक्नोलॉजी के बारे में, अगर विदेशी की टेक्नोलॉजी है, विदेशी की टेक्नोलॉजी के बारे में अगर प्रोडक्ट की अगर बात करते हैं हम, तो उसके बराबर इंडिया का एक भी प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी में नहीं है। इसलिए कि हमारा जो समाज है, हमारे जो लोग हैं,
या हमारे जो भी नेता लोगन है या जो हमारे जो एमएलए है, ये उनका ये की है कि देसी अपनाओ देसी अपनाओ। मैं यही कहना चाहता हूँ। ये लोग कहते हैं कि नहीं, अभी हमारे सरकार जी का नारा आ चुका है कि देसी अपनाओ देसी अपनाओ। ठीक है, मानते हैं हम देसी अपनाएंगे, लेकिन मैं उनको यही सवाल करना चाहता हूँ, हम देसी अपनाएंगे बिल्कुल, लेकिन आप जो विदेशी कंपनी इंडिया के अंदर में आ रही है उसको तो बंद करो। जो ये विदेशी कंपनी आ रही है अगर वही नहीं आएंगी तो कोई भी प्रोडक्ट यहाँ पे आकर बेचेगा नहीं, बराबर है। तो वो प्रोडक्ट नहीं आकर बेचेगी तो हमें मजबूरन से हमारा जो विदेशी है, सॉरी देसी जो प्रोडक्ट है उसको यूज करना पड़ेगा। यही उनको सवाल करता है। अरे भाई, लोगों के अंदर में जो हमारे राजनीतिक लोगों ने या जो भी जो वर्चस्व पे है गवर्नमेंट के ऊपर या जो भी है, वही लोग भ्रम पैदा करते कि देसी अपनाओ, देश में अपनाओ, अबे भारत आत्मनिर्भर बनाओ। मैं तो कहना चाहता हूँ बनाएंगे हम भारत अपना आत्मनिर्भर, लेकिन ये विदेशी कंपनी के तो बंद कर लो। आप बंद ही नहीं कर सकते, क्योंकि आपने जो 2004 के अंदर में जो एक्ट तैयार किया है, एफडीआई का एक्ट तैयार किया है, वो किस लिए किया है? डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का जो आपने एक्ट किया है कि विदेशी कंपनी आएगी यहाँ पे और अपना पूरा का पूरा यहाँ पे कारोबार सेट करेगी और इसका लोगों को रोजगार देगी। ये अच्छा तरीके से हम लोगों को जो नेटवर्कर है या मार्केटर है उसको समझाना आना चाहिए, तभी हम वो सवाल कभी नहीं करेगा कि हम विदेशी क्यों अपनाएं, देसी अपनाना चाहिए। दोनों भी अच्छे, विदेशी भी है और देसी भी अच्छा है, लेकिन हमारे ही लोग ऐसे हैं कि देसी अपनाओ विदेशी मत अपनाओ। अरे लेकिन मैं कहना चाहता हूँ भाई कि विदेशी नहीं अपनाएंगे देसी अपनाएंगे, लेकिन विदेशी को क्यों लाने देते हो? मत लाने दो ना, घुसने मत दो विदेशी को। अगर एक नाला है, नाले का या एक रास्ता है पानी जाने का, अगर जिधर उधर वो फैल रहा है पानी, या एक समझिए पाइप है, पाइप से पानी निकल रहा है और पानी सब जिधर उधर चार ही दिशा जा रहा है, लेकिन उस पाइप को हम अगर बीच में से ही अगर ब्लॉक कर देंगे तो क्या वो पाइप का पानी चारों दिशा पे जाएगा? पॉसिबल ही नहीं है जाना। तो ये जड़ है, लेकिन इसके बारे में हमको लोगों को समझाना या प्रेजेंट करना, ये एक लीडर की खूबी है, उसको अच्छे तरीके से समझा के देना। ठीक है मैम जी। वैसे सर देखा जाए तो अपने इंडिया के अर्थव्यवस्था को जगह पे लाने के लिए जो ये अभी कोरोना की वजह से जो पीछे पड़ गया है सब, अभी अर्थव्यवस्था बहुत डगमगा गई है इंडिया की, तो इसको शायद जगह पे लाने के लिए भी विदेशी कंपनियों का इंडिया में आना जरूरी है। आप ऐसा समझते हैं सर कि इंडिया में अगर विदेशी कंपनी आए तो शायद हमारी इंडिया को अर्थव्यवस्था में शायद कुछ ज्यादा बिल्कुल बिल्कुल मतलब बिल्कुल। जो मदद विदेशी मिल कंपनी है सकती है। मैडम, मैं उनके लिए विरोध नहीं करता हूँ, लेकिन जो सवाल करते हैं कि देसी अपनाओ विदेशी मत अपनाओ, इनके लिए ये सवाल है मेरा। जी जी, वो तो है सर। और सर ऐसे ही विदेशी प्रोडक्ट्स को लेके भी हमारे इंडिया में ऐसे माइंडसेट है कि ये प्रोडक्ट्स अपने एटमी के जो है वो थोड़े से महंगे हैं, और थोड़ा इसका ऐसा है कि क्वालिटी देखें लोग, क्वांटिटी देखें उसकी, उसके बाद बात करें तो बहुत अच्छा रहेगा। तो इस Yes, क्वालिटी प्रोडक्ट की प्राइसिंग को जस्टिफाई करने में सर बहुत फेस करना पड़ता है चैलेंजेस को, तो इसको आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? इसके हम क्या करेंगे सर मैडम, मैं आपको ये सुझाव देना चाहूंगा कि जैसे कि पेस्ट है, पेस्ट का अगर आज कीमत देखना चाहेंगे तो 483 या 485 रुपया 50 ग्राम की बात किया जाए। अगर मार्केट की अगर बात किया जाए तो 10 रुपए में भी पेस्ट मिलता है, 20 रुपए में भी मिलता है, 5 रुपए में इतना सब भी ट्यूब मिलता है, बराबर। लेकिन क्वालिटी क्या है उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स क्या है? इंग्रेडिएंट्स हम अगर देखेंगे, अगर लोगों को अच्छे तरीके से बताएंगे तो वो जो भी अगला वाला इंसान है अच्छे तरीके से समझेगा। लेकिन हम उसको डिस्प्ले अच्छे तरीके से करना नहीं आता तो हमें कोई भी चीज ये महंगी लगेगी। कोई भी चीज अगर हम एक मिट्टी को अगर बोलते हैं मिट्टी नहीं ये गोल्ड है,
या ये मिट्टी आपके लिए आशीर्वाद है। अगर आप बोलेंगे कि मैं ये मिट्टी केदारनाथ जी के मंदिर से लाया हूँ, आपको आशीर्वाद, आपको आशीष मिलेगा, आपको इतने रुपए में लेना है, ये क्या हुआ, मेरा प्रेजेंट। तो वो 100% लिखा नहीं, केदारनाथ जी की भूमि से ये मिट्टी आई है और ये मेरे लिए, मेरे घर के लिए, मेरे परिवार के लिए अच्छा लाभदायक होगा। अगर इस तरीके से हम उसका प्रेजेंट करेंगे तो 100% हमारा प्रोडक्ट बिकेगा मैडम। यही है। हाँ वो तो है सर, उसके सच देखा जाए तो उसमें इतने अच्छे अच्छे इंग्रेडिएंट्स है, उसमें टूथपेस्ट में, टूथब्रश और इवनिंग केयर और फेम में, जी क्योंकि हेंगल पार्क्स खुद कहते हैं कि पहले आप प्रोडक्ट खुद यूज करो, उसके यस रिजल्ट देखो, फिर आप उसका चाहिए तो उसको प्रचार कीजिए या दूसरों को उसको ऐड करने के लिए सोचिए। यानी उनको बिल्कुल अपने ही प्रोडक्ट पे इतना भरोसा है, इसलिए उन्होंने शायद अपने प्रोडक्ट को ये नाम दिया है एब्सोल्यूट प्राइस और एब्सोल्यूट क्वालिटी। ये ऐसे ही कोई अपने प्रोडक्ट को कोई दे नहीं पाता, मतलब ऐसे ही बिल्कुल सहज ही बिल्कुल कोई अपनी चीज को देता नहीं जब तक उसे खुद को विश्वास ना हो कि उसका प्रोडक्ट सच में 100% प्रोडक्ट का आपको रिजल्ट मिलेगा, तभी वो इंसान सामने वाला कुछ उसको इतने भरोसे के साथ आपके सामने वो प्रोडक्ट लेके आता है। और इतना विश्वास अगर उनको है तो फिर हमें कोई ये नहीं होना चाहिए, उनके विश्वास को अपने साथ हम खुद उन पे विश्वास रख के उस प्रोडक्ट को यूज करें, और वो उस प्रोडक्ट के बारे में हम भी खुद उसको यूज करके लोगों तक उसको पहुंचाए, उसकी जी जानकारी पहुंचाए। बिल्कुल सर ऐसे प्रोडक्ट के बारे में आगे का सवाल रहेगा कि पिछली बार एमडी सर ने एक वीडियो डाला था सस्ते प्रोडक्ट्स के बारे में, तो हम्म। उसको वो सच में हमारे इंडिया में लोगों को मिलेगा क्या, वो सस्ते प्रोडक्ट हमारे इंडिया में भी आएंगे आगे जाके, या आगे कितना जाके समय हम लगता है वो इसको आने में? आएंगे, वो कैसे आएंगे, मैं ये इसका जवाब देना चाहूंगा। जो हमारे जो मैनेजिंग डायरेक्टर साहब ने बोले हैं कि इंडिया के अंदर में इससे भी ज्यादा सस्ते प्रोडक्ट आएंगे, कब, जब इंडिया के अंदर में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट तैयार हो जाएगा, इंडिया का में प्रोडक्ट बनाना चालू हो जाएगा, तो उसका जो एक्साइड ड्यूटी है यानी डिलीवरी चार्जेस वो कम लगेगा, यानी वो लगेगा ही नहीं। तो जो वहाँ का जो डिलीवरी चार्जेस है, वो जो हमें आज उस प्रोडक्ट के अंदर में ऐड होकर आ रहा है, वो बचेगा, तो 100% यहाँ का जो प्रोडक्ट है सस्ता हो जाएगा। हमें अभी प्रोडक्ट क्यों महंगा हो रहा है, क्योंकि प्रोडक्ट को वहाँ का ओरल यानी रियल प्राइस प्लस उसमें जीएसटी आ जाता है, प्लस उसमें डिलीवरी चार्ज आ जाता है, यानी 3-4 प्रकार की जो चार्जेस है वो लगाकर आ रही है, इसीलिए हमें थोड़ा आज प्रोडक्ट महंगा हो रहा है। लेकिन आने वाले दिन में, कुछ दिनों के बाद अगर इंडिया के अंदर में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होगा, तो वही प्रोडक्ट हमें बहुत ही सस्ते मिलेगा। अच्छा, अच्छा। और अपने एटमी को देखा जाए तो एटमी में बहुत सारे अच्छे अच्छे अपॉर्चुनिटीज है, तो हिंदुस्तान की जो वुमेन्स है, लेडीज है, उनको सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए, ऐसे उनका मन है कि वो सेल्फ डिपेंडेंट हो। तो एटमी बिजनेस में अदर कंपनीज के कंपैरिजन में ऐसे कौन से अच्छे ऑफर्स है लेडीज लोगों के लिए, जो उनके लिए भविष्य में जाके कुछ अच्छा रहेगा, मतलब उन लेडीज के लिए बहुत अच्छे ऑफर्स है मैं तो इसमें कहना अपने चाहता हूँ मैडम, जो लेडीज इस इंडस्ट्री में अच्छे तरीके से काम करना चाहती है, तो मैं तो कहना चाहता हूँ लेडीज का सबसे बड़ा गुण धर्म है सौंदर्य। अगर लेडीज की अगर सबसे अगर बात किया जाए, तो दिन में से 5-6 बार वो लेडीज हमेशा वो आईना ही देखती रहती है कि मेरा फेस कैसा हुआ, मेरा सौंदर्य तो कैसा हुआ। ये रियलिटी है, ये रियलिटी है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे पास जो प्रोडक्ट है, जो महिलाओं के लिए या लेडीज के लिए बहुत ही क्वालिटी बेस्ड प्रोडक्ट है। इसका ये है कि वो घर घर में जाकर हमारी महिला भगिनी वो प्रोडक्ट लेकर बेचकर आ सकती है, अच्छा तरीके से धंधा कर सकती है, उस प्रोडक्ट का अच्छे तरीके से रेवेन्यू उठा सकती है। इतना जबरदस्त यूनिक कॉस्मेटिक प्रोडक्ट सिर्फ एटॉमिक के पास है। इसलिए हमारी जो महिला है आने वाले दिन में 100% सक्सेस होगी, क्योंकि हमारे जो पैसे वाले लोग हैं, गरीब की तो बात छोड़ दो, जो पैसे वालों की बात है, पैसे वालों की घर की जो बीवियां है, बच्चियां है, तो क्या करती है, हमेशा अपने हफ्ते में एक बार तो भी चेहरे को मेकअप करती है, पुट्टा लगाती है, यानी फेस वॉश करती है, मेकअप करती है। तो ये सारा खर्चा वो ब्यूटी पार्लर में जाता है, लेकिन उस ब्यूटी पार्लर का खर्चा
और इस प्रोडक्ट के बारे में का खर्चा अगर अच्छे तरीके से हम कैलकुलेट करके अगर बताते हैं तो 100% हमारा प्रोडक्ट वही महिला या भगिनी हमारा प्रोडक्ट 100% देगी। ये सबसे बड़ा बोनस पॉइंट है हमारे महिलाओं के लिए। जैसे कि ये एक हाँ, जैसे कि मैं एक प्रोडक्ट की बात किया जाए, इवनिंग केयर सेट। इवनिंग केयर सेट क्या है? इवनिंग केयर सेट हम अगर ब्यूटी पार्लर में जाते हैं तो फेस वॉश करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, कितना रुपया देना पड़ता है? 200 रुपया देना पड़ता है एक सर्विस का, फॉर एग्जाम्पल। तो समझिए हमारा जो इवनिंग केयर सेट है 2-3 हजार का है। तो हमारा इवनिंग केयर सेट की अगर बात किया जाए तो हमारा इवनिंग सेट ये कम से कम 2 से 3 महीना चलता है एक इंसान को, 2 से 3 महीना। अगर यही अगर कैलकुलेट किया जाए, एक महिला भगिनी है, एक महिला भगिनी हफ्ते में एक बार चली जाती है तो महीने के 4 हफ्ते होते तो 4×800 चला जाता है। अगर वही हम अगर बात किया जाता है कि वही 3 महीना अगर कंटिन्यूटी जाती है 8×3 = 24, यानी 2500 उसमें चले जाते हैं, वो भी पूरा केमिकल लगा के। उसका समय बर्बाद होता है, उसका टाइम, उसका पैसा भी बर्बाद होता है, लेकिन अपने ही घर में रहा, कभी भी जब चाहे तब उसको यूज कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा हमारे महिला भगिनी के लिए बोनस पॉइंट है मैडम। सर एक छोटा सा पॉइंट ऐड करना चाहूंगा। आपने जो बताया पार्लर के रेट, वो आपने बहुत लोवेस्ट बता दिए हैं, क्योंकि उसका जो रेट है इसलिए सर एक्सट्रीम लोवेस्ट इसलिए कि बताया मुझे आपने। पार्लर का रेट पता नहीं, इसलिए नहीं, मैं इसलिए नोट, मैं आपने जितना बताया है ना, मिनिमम पार्लर का रेट उसका 10 टाइम है, मतलब 1500 से 2000 रुपए वन टाइम विजिट का जाता है। वन टाइम है, करेक्ट करेक्ट। अब आप हिसाब लगा लीजिए उसका। तो आप जो है इवनिंग केयर या कोई भी ऐसा कॉस्मेटिक प्रोडक्ट अगर हम लोग घर में यूज कर लेते हैं क्वालिटीज को, और कहीं बाहर जाना नहीं पड़ता है, और प्लस केमिकल यूज करने से बचता है, तो वो बहुत अच्छा जो है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं टेंटेटिव मुझे पता नहीं था उसका रेट, एग्जांपल के लिए मैंने, मैंने क्योंकि बताया। वो बहुत बहुत एक्सट्रीम एक्सपेंसिव है। आपने तो 200 रुपए में भी इसको जस्टिफाई कर दिया, लेकिन एक्चुअल कॉस्ट 1500 से 2000 रुपए है। बिल्कुल बिल्कुल सही है Please सर। continue. और सच बोला जाए तो उसमें सब प्रोडक्ट्स में सब इंग्रेडिएंट भी नेचुरल है, हर्बल है। एक्मे के सब मोस्टली सब प्रोडक्ट्स उनके हर्बल है। तो जितना हो सके उन्होंने सब कुछ नेचुरली दिया है सब प्रोडक्ट्स में, जो लेडीज के फेस के लिए भी अच्छा है, जेंट्स के फेस के लिए भी अच्छा है। और उनमें बहुत सारी अच्छी चीजें हैं जो लेडीज के लिए भी बहुत आगे जाके बहुत काम में आएगी। ऐसा हम लोग तो करेंगे उसको यूज जब प्रोडक्ट आएंगे मार्केट में। तो ये तो बहुत ही अच्छे कंपनी से जुड़े हैं, ऐसा हम तो खुद को लकी बोलेंगे। आगे के सवाल सर जगदीश सर करेंगे। सर ओवर टू यू सर। यस मैम, थैंक यू। सर ने बहुत अच्छी तरह बताया हमारे प्रोडक्ट्स का प्राइस कंपैरिजन, और मैं भी सुन ही रहा था और मुझे भी लग रहा था कि सर ने मतलब बिल्कुल ही एक्सट्रीम लो। लेकिन ये बिल्कुल सही सर आपने कहा कि इनकी जो क्वालिटी है वो अगर हमने खुद ने यूज कर ली ना, तो जैसे सॉफ्टवेयर लाइन में एक आता है ना कि गीगो फार्मूला होता है, गार्बेज इन गार्बेज आउट। मतलब अगर वही वाली चीज है कि अगर हमने वो प्रोडक्ट यूज कर लिया और उसकी क्वालिटी से सेटिस्फाइड है तो वो अपने आप दिखने लग जाएगा वो, और जैसे ही दिखेगा तो वो प्रोडक्ट डिमांड में आ जाएगा और वो बिजनेस पे कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा और वो बिजनेस चल भी पड़ेगा। तो सर इसके बाद में व्यूअर्स की तरफ से मैं पूछना चाहूंगा कि ऐसा कहा जाता है मार्केट में कि जैसे मौका और धोखा मतलब लिपटे हुए होते हैं, वो मतलब पहचानना बड़ा उनका मुश्किल होता है। तो सर उसी तरीके से ये इस नेटवर्क इंडस्ट्री में भी मतलब बहुत सारी कुछ तो अच्छी कंपनियां हैं और कुछ मतलब अच्छी कंपनियों के बेस में कुछ मतलब गलत कंपनियां भी हैं। तो सर कुछ आप ऐसी हमें मतलब चीज या कुछ बताना चाहेंगे व्यूअर्स के लिए कि भाई वो कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कोई मनी रोटेशन वाली स्कीम है या कोई बाकायदा एक प्रोडक्ट सेलिंग का एक मतलब एस्टेब्लिश्ड बिजनेस है, प्रूवन बिजनेस मॉडल है। तो सर ऐसा मनी रोटेशन स्कीम या प्रोडक्ट सेलिंग बिजनेस में से मतलब क्या डिफरेंस है, उसके लिए आप क्या मतलब हमें बताना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? आपने जो सवाल किया सर नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के लिए, डायरेक्ट सेलिंग के लिए जो मनी रोटेशन स्कीम है, बहुत ही अच्छा सवाल किया आपने। तो मैं दर्शकों को यही कहना चाहूंगा कि आप लोग अच्छा सा नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़े हैं
तो मैं कहना चाहूंगा कि फर्स्ट आपको ध्यान देना है गवर्नमेंट के रूल एंड रेगुलेशन एक्ट पे। जो रूल बना हुए है वो है इंडिया के डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइन की, और गाइडलाइन में मनी रोटेशन स्कीम की या क्रिप्टो करेंसी की या कोई भी चीज है मनी रोटेशन वाली या आरओई प्लान जो भी है, ये एक भी प्लान गवर्नमेंट के गाइडलाइन में नहीं बैठ रहे, तो भी हम दोबारा उसको एडप्ट कर रहे हैं पैसे के लालच में। उसको हम लोगों को बता रहे, अपने दोस्त को बता रहे। लेकिन ये जो मनी रोटेशन कंपनी है ये ज्यादा दिन तक टिकती नहीं। मैं दर्शकों को यही बताना चाहूंगा कि आपको अच्छे तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग में लाइफ सेटल करना है तो गाइडलाइन का आप एक बार तो भी आप स्टडी करिए कि ये मनी रोटेशन गाइडलाइन में बैठ रही है या नहीं। सिर्फ प्रोडक्ट बेस ही कंपनी गाइडलाइन के अंदर में बैठ रही है। मनी रोटेशन अगर कोई भी करना चाहता है 1 साल 2 साल करेगा या 5-6 महीना करेगा और उसके बाद वो रफू चप्पू हो जाएगी और अपना समय बर्बाद करेगा, अपना लाइफ बर्बाद करेगा। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि मनी रोटेशन कंपनी से थोड़ा बच के रहिए। भले ही आपको करोड़ों रुपया अगर एक दिन का आता है तो भी आप बच के रहिए। अगर आपको लगता है कि मैं आज करोड़ रुपया कमाऊंगा लेकिन कल के लिए क्या कमाओगे, नथिंग। लोगों का भी नुकसान करोगे, खुद का भी नुकसान करोगे। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ मनी रोटेशन से थोड़ा सावधान रहिए और गाइडलाइन का थोड़ा स्टडी करिए। बिल्कुल सही है सर कि मतलब मौका लेने के चक्कर में कहीं धोखे में ना आ जाए हम लोग। और आपने तो बिल्कुल बेसिक एक मतलब की ही पकड़ा दी है सभी व्यूअर्स को कि गाइडलाइंस को फॉलो करें। और गाइडलाइंस भी सर जहां तक मुझे जानकारी है वो भी यही कहती है गाइडलाइन की, कंपनी की क्रेडिबिलिटी आप चेक करो, उनका ट्रैक रिकॉर्ड चेक करो, उनके डायरेक्टर्स कौन है वो आप देख सकते हैं, कितनी पुरानी है, गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, आईडीएस है, डब्ल्यूएफडीएस है ना, इनकी वो मेंबर हो, उसके प्रोडक्ट सर्विसेज उनके अच्छे हो। और वहां पे मैं एक लाइन में ये भी कहना चाहूंगा कि अगर किसी भी प्रोडक्ट को हम लोग बिना बिजनेस प्लान के भी अगर हम बेच सकते हैं तो वो एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। जैसे टूथपेस्ट अभी आपने बताया था, उसके कंटेंट्स इतने अच्छे हैं कि अगर किसी को कोई डेंटल प्रॉब्लम है और मैं उसको ऑफर करता हूं तो वो बिना एटॉमी का प्लान समझे भी वो प्रोडक्ट खरीद लेगा। तो वो बहुत एक अच्छी चीज है कि मतलब इनकम प्लान गवर्नमेंट के गाइडलाइन के हिसाब से ही होने चाहिए। और अगर पैसे का हमें सोर्स दिख रहा है तो ऑब्वियसली वो गवर्नमेंट की गाइडलाइन के हिसाब से ही हो गया। और सबसे बड़ी चीज है नेटवर्क इंडस्ट्री में सर, जो आपने पहले भी कवर किया था कि वहाँ एजुकेशन सिस्टम बड़ा अच्छा होता है उनका, जिसकी वजह से वो इंडस्ट्री ग्रो करती रहती है। सही सही बताया सर आपने। और इसी के साथ में सर मैं अब जो पूछना चाह रहा हूँ व्यूअर्स की तरफ से आपसे कि कोरोना महामारी के बाद और इस डिजिटल युग में आप हिंदुस्तान के युवाओं को अपने करियर बनाने के लिए मतलब क्या सलाह देना चाहेंगे सर आप? मैं तो इस कोरोना की महामारी के दौरान सभी अपने घर में लॉकडाउन के जैसे है, सब अपने ही घर में स्टे है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जो डिजिटल जो प्लेटफॉर्म है, डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से बहुत अच्छे तरीके से पैसा कमा सकते हैं। उसी को बोले डिजिटल माध्यम, बोले तो डिजिटल करेंसी है, डिजिटल ई कॉमर्स सेक्टर है। लेकिन डिजिटल करेंसी इज हाई रिस्क, ये मैं नहीं कहता हूँ, एक इकोनॉमिक ऑथर ने कहा है, जो साइंटिस्ट है इकोनॉमिक ऑथर, उन्होंने कहा है कि जो डिजिटल करेंसी होती है यानी क्रिप्टो करेंसी हो जाती है, इस तरीके से जो करेंसी आ जाए है वेरी हाई रिस्क। मैं उसके ऊपर बोलना नहीं चाहूंगा। तो मैं ई कॉमर्स सेक्टर की अगर बात किया जाए डिजिटल की, तो मैं हमारे युवा और बेरोजगारों को ये सलाह देना चाहूंगा कि हमारे पास एक ऐसा एक प्लेटफॉर्म आ चुका है और इंडिया के अंदर में बहुत कुछ दिनों में ये प्लेटफॉर्म लॉन्च होने जा रहा है ई कॉमर्स सेक्टर का, एज लाइक फ्लिपकार्ट है, अमेजन है। इसी माध्यम से हम बहुत अच्छा तरीके से घर बैठकर हम अपने लोगों के हेल्पिंग करके हम लोगों को अच्छे तरीके से बताकर हम अच्छे तरीके से पैसा कमा सकते हैं। मैं अपने युवा भाई को ये कहना चाहूंगा कि डिजिटल जो सेक्टर है उसको अच्छे तरीके से समझे और अपनाए। बिल्कुल सही है सर कि कोरोना की वजह से वैसे भी माइंड थोड़ा बहुत डिस्टर्ब सही है सभी का, तो मतलब एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को अच्छे से मतलब एनालाइज करें और उसके बाद डिसाइड करें।
यस। तो सर बहुत सारे एमएलएम में, जैसा आपने भी बताया था शुरू में, आपने कुछ कंपनीज में जुड़े, फिर आपने कुछ को छोड़ दिया। तो सर किसी भी एमएलएम कंपनी में फेल होने के लिए मतलब मेन कारण क्या हो सकते हैं? मतलब ऐसी कोई कॉमन मिस्टेक्स जो आप हमारे व्यूअर्स के ध्यान में लाना चाहेंगे, जिनसे हमको बच के रहना चाहिए ताकि हम लोग एक सफल कैरियर इस इंडस्ट्री में बना सकें। मैं हमारे दर्शकों को ये कहना चाहता हूँ कि हमने बहुत सारी कंपनी कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई कंपनी में अच्छे तरीके से हमने झंडा नहीं गाड़ा, यानी फेल हुए हैं। तो क्यों फेल हुए हैं, इसके बहुत सारे कारण भी हो सकते हैं, लेकिन मेरे माध्यम से सबसे बड़े 2-3 ही कारण मेरे नजरअंदाज आ चुके हैं। नंबर 1 है कंपनी खुद के ऊपर का विश्वास, उसी के साथ में आता है आपका एजुकेशन। विश्वास के साथ आता है आपका एजुकेशन। एजुकेशन अगर आपको नहीं है तो आप इस मौका में या इस सेक्टर में टिक नहीं पाएंगे। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि आपके ऊपर का जो भी अप्लाई ना, वो कैसा है, उसकी क्वालिटी क्या है, उसका इथिकल व्यू क्या है, यानी सब उसको देखना चाहिए। उसका बैकग्राउंड कैसा है कि हमें अच्छे तरीके से फॉलो कर सकता है क्या, अच्छे तरीके से हम गाइड कर सकता है क्या। और तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि जिस हम कंपनी में काम करें वो कंपनी के बारे में हमें नॉलेज हो, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि नॉलेज कौन सा चाहिए खुद को, खुद का मार्केटिंग का, दुनिया के अंदर में क्या हो रहा है और अपने कंपनी में क्या बेच रहा है, दुनिया में क्या बेच रहा है और हम क्या बेच रहे हैं, इसके बारे में नॉलेज होना बहुत इम्पोर्टेंट है। और जो भी हमारी कठिनाई आती है, उस कठिनाई के हमें साथ देने वाले, सबसे हेल्पिंग करने वाले हमारे, जिसको गॉड गाइड अपलाइन कहते हैं, हमारे अपलाइन बहुत ही अच्छे होना चाहिए। अगर वही हमारे अपलाइन, जैसे कि मैं हूँ, समझे मैं एटोमी में अच्छे तरीके से आपको लेकर काम कर रहा हूँ फॉर द एग्जाम्पल, और मैं लालच की वजह से अगर मुझे कोई कंपनी आ जाती है अच्छी वाली, पैसे देने वाली, तो मैं क्या करता हूँ, आपका माइंड डाइवर्ट करके उस कंपनी में लेके जाता हूँ। यानी यहाँ से भी आपका करियर बेस नहीं होता और वहां पे भी करियर बेस नहीं होता। ऐसे लीडरों से, ऐसे अपलाइन से आप बचते रहिए। इसी वजह से हम अभी तक नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर में फेल हो चुके हैं सर, यही कारण है। बिल्कुल सही है सर, ये कि ये छोटी छोटी चीजें अगर ध्यान में रखी जाए तो हर आदमी एक बड़ा बिजनेस क्रिएट कर सकता है इस इंडस्ट्री के अंदर। बिल्कुल। और सर इन जनरल अगर हम लोग बात करें तो ऐसी कौन सी मतलब चीजें हैं जो एमएल इंडस्ट्री में ज्वाइन होने वाले हर आदमी को सफल बना सकती है? एक बार रिपीट करिए सर। मतलब सर इन जनरल मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा था कि इन जनरल मतलब वो ऐसी कौन सी बातें हैं जो एमएलएन इंडस्ट्री में ज्वाइन होने वाले मतलब हर इंसान को सफल बना सकती है? मतलब ऐसे उसको क्या कदम उठाने चाहिए, ऐसे कौन से मतलब अच्छा, हाँ। समझ गया मैं। हम्म। ये जो आपका सवाल है, वही सवाल का मैं कुछ ज्यादा नहीं, बहुत ही शॉर्टकट में देना चाहूंगा। अगर एमएलएम इंडस्ट्री में आपको सक्सेस होना है तो सबसे पहला खुद का ऊपर स्टडी करो, खुद के ऊपर। मेरा परिस्थिति क्या है, मेरा बैकग्राउंड क्या है, मेरी इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, अगर ये अच्छे तरीके से आपको ध्यान में आ गई और आपने इसको अच्छी तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग में यूटिलाइज किया तो 100% आप सब, हम सब लोग यहाँ पे सक्सेसफुल हो सकते हैं। वो सबसे बड़ी है उसकी सेल्फ कंडीशन। किसी मोटे एग्जाम्पल के तौर पे बताना चाहता हूँ, कोई मेरे सामने मोटिवेशनल आ जाएगा और बहुत सारे करोड़ों की बात करेगा, करोड़ के बंगले की बात करेगा, करोड़ की गाड़ी की बात करेगा, उसके ऊपर मैं मोटिवेट होऊंगा, ऐसा नहीं होऊंगा। बंदा इतने रुपए कमा रहा है, इतनी गाड़ी है, सब कुछ है, लेकिन जितना हम खुद की सेल्फ की जो लाइफ की जो कंडीशन है उसको जब तक मैं स्टडी नहीं करता तब तक इस इंडस्ट्री में मैं यूटिलाइज नहीं कर सकता। मोस्ट इम्पोर्टेंट इज द सेल्फ लाइफ को स्टडी करना। सर इस सवाल का जो आपने जवाब दिया है ना, मेरे हिसाब से इससे अच्छा इसका कोई जवाब हो भी नहीं सकता था।
कोई भी एमएलएम इंडस्ट्री में, इस इंडस्ट्री में कोई भी बंदा, मतलब मैं अपने दिल की गहराइयों से आपको इस जवाब के लिए तो धन्यवाद दूंगा सर, कि कोई भी बंदा अगर अपने खुद को एनालाइज कर लेता है ना कि मैं कहाँ पे हूँ, मेरे रिसोर्सेज क्या हैं और मैं कहाँ जाना चाहता हूँ, तो उसको फिर किसी अपलाइन की, किसी, मेरे ख्याल से कोई एजुकेशन सिस्टम की या किसी भी चीज की फिर उसको जरूरत नहीं पड़ती। वो जो इंडस्ट्री में सिखाया जाता है ना कि भाई लिस्ट बनानी है, ड्रीम फोकस करना है, ठीक है, और वो ये सारी चीजें, और उसने खुद को एनालाइज कर लिया तो उसके ड्रीम्स अपने आप फोकस हो जाएंगे। और एक बार बिल्कुल बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा सर कि ड्रीम पे अगर वो फोकस हो गया तो उसको दुनिया में कोई नहीं हिला सकता। बिल्कुल वो कितना भी बड़ा मोटिवेशन देने वाला उसको आ जाए, लेकिन अगर उसके अंदर से आवाज नहीं आएगी तो वो शिफ्ट करेगा ही नहीं। मैं दिल बिल्कुल से धन्यवाद दूंगा सर आपको इस सवाल के जवाब के लिए, तो इससे छोटा, इससे सटीक जवाब बिल्कुल नहीं हो सकता था। जी। ये तो बहुत ही बेहतरीन सर आपने समझाया हमें। सर, आने वाले 5 साल में इंडिया में एटॉमी का फ्यूचर मतलब क्या रहने वाला है सर, इस बारे में कुछ हमें बताएं आप। आपकी तो बहुत बड़ी टीम है, मेशराम सर के साथ डायरेक्ट टच में है, वो कोरिया तक भी गए हैं तो सर आपके पास तो बहुत ही, मतलब इस सवाल का भी बड़ा अच्छा सा कोई आप हमें बताएं कि। मैं तो कहना चाहता हूँ सर कि मैं बहुत सारे लीडर को आज भी फोन पे बात करता हूँ तो उनको यही कहना चाहता हूँ कि एटॉमी एटॉमी नाम है, सिर्फ एटॉमी, लेकिन उसमें वाई अगर निकाल देते हैं तो एटम बन जाता है। अगर एटम के प्लस में अगर बम लगा देते हैं तो एटम बम हो जाता है। बहुत खूब सर। और जब बहुत जहाँ बड़ा। पे एटम बम अगर गिर जाता है वहां पे पूरी की पूरी जो जंतु है, जो भी जीव प्राणी है, जीव पौधे, ये सब खत्म हो जाते हैं। राइट। यही एटम बम इंडिया के अंदर में जब फटेगा और फटता रहेगा तो ये सोचिए कि सभी के जीव नहीं जाएंगे, जीव बनेंगे। यही मैं कहना चाहता हूँ कि एटॉमी का जो इन फ्यूचर इंडिया के लिए जो फ्यूचर है, इंडिया का फ्यूचर बहुत ही ब्राइटनेस है सर। मैं सभी को, दर्शकों को कहना चाहता हूँ कि इस अपॉर्चुनिटी को आप मिस ना करिए, डोंट मिस। अच्छी तरीके से आप इस इंडस्ट्री को समझिए कि आने वाले दिन में, क्यों मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि एटॉमी का लक्ष्य है आने वाले दिन में 1 लाख प्रोडक्ट का। 1 लाख प्रोडक्ट बोले तो बहुत बड़ी रेंज हो जाती है। और जो हम आज यूज कर रहे हैं ना, आज एक कपड़े से लेके पूरे रिंग तक, पूरा बाल से लेके हर चीज हम यूज कर रहे हैं, हर चीज एटॉमी से मिलेगी, क्योंकि एटॉमी का साफ टाइप हो चुका है आज हम माल। इसीलिए आने वाले दिन में हर चीज हमारे लिए सक्सेसफुल है। मैं सभी दर्शकों को ये कहना चाहता हूँ कि एटॉमी अच्छे तरीके से समझे, करिए, और जिन से आप ज्वाइन है, जो आपके अपलाइन है, अपलाइन के साथ हमेशा 2 से 3 साल अच्छे तरीके से काम करिए सर। 100% आप सक्सेसफुल होंगे, मैं भी होऊंगा, आप भी होंगे, सभी होंगे। लेकिन डेडिकेशन से काम करना पड़ेगा। और एटॉमी इंडिया के लिए बहुत बड़ी रिवोल्यूशन इंडस्ट्री है और आने वाले दिन में यह साबित होंगी, और आप मिलके, हम मिलके उस इंडस्ट्री को साबित करके दिखाएंगे। बिल्कुल सर, आपने हमारे डायरेक्टर साहब की बात को ही वापस कह दिया, दूसरे शब्दों में रीराइटिंग हिस्ट्री। तो ये एटॉमी वही काम करने वाली है सर। आपने उसको बड़ा सिंपल वर्ड्स में बता दिया। और वास्तव में ऐसा ही है कि एटॉमी हर घर में होगी, क्योंकि इनका जो प्लान मॉडल ही है ना कि इनको रूट लेवल पे पैसा देना है। यहाँ पे पहला ऐसा प्लान है जिसमें नीचे जो स्टार्टर्स हैं, जो फ्रेशर्स हैं, बिगनर्स हैं, जिनकी केयर की गई है और उनको बड़ा पैसा दिया गया है। चाहे कंपनी के मतलब टॉप अर्नर्स का नाम ना जाए लिस्ट में, लेकिन कंपनी ग्रो करेगी, ये बिल्कुल प्रूव हो जाता है सर। और ये वापस हिस्ट्री रीराइट होने वाली है। और बहुत थैंक्स सर, हमें आप जैसे अप्लाइंस और रितेश सर जैसे और ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है। बहुत ही खुश हूं मैं इस चीज को फील करके, और हमारे व्यूअर्स भी इस चीज को महसूस कर पा रहे अभी, जैसे ही ये 11 तारीख को कंपनी लॉन्च होती है और जैसे ही इसके प्रोडक्ट लोगों के पास पहुंचेंगे तो ये आवाज उनके दिल से भी आने वाली है। थैंक यू सर। और अगले सवाल के लिए स्नेहा मैडम आपसे बात करेंगी। जी जी जी, मैं हूँ सर। हाँ सर, आपने जैसे एजामोल का बात किया है, वैसे ही मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी इससे कनेक्टेड। दूसरी कंट्रीज में एजामोल और सिम कार्ड, जो एटमी के सिम कार्ड्स है, उसके बहुत इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं सर। सर आप मुझे सुन रहे हैं? यस यस मैम, यस। हाँ, तो दूसरी कंट्रीज में एजामोल और सिम कार्ड्स, जो एटमी के सिम कार्ड्स है, उनको लेके बहुत इनिशिएटिव लिया गया है।
तो ऐसा कुछ इंडिया में भी ऐसे प्रोडक्ट्स आ पाएंगे, कभी इंडिया में ऐसा हो पाएगा सर? इसके और बारे में कितना कहना समय चाहूंगा लगेगा? सर, इसके बारे में कहना चाहूंगा मैडम, 100% एंड 100% ये सारी बातें इंडिया के अंदर में होने वाली है। जस्ट कुछ दिनों तक वेट करिए, हो सकता है 1 साल या 2 साल, उससे ज्यादा नहीं। अगर 2 साल वेट किए हमने तो सारा का सारा ये जो भी चीज है हमें मिलेंगे। आज आधा माल के पास 30,000 प्रोडक्ट है, आने वाले दिन में 2 साल तक अगर हम रुक जाते तो 50 से 60,000 प्रोडक्ट हो जाएंगे। तो सोचिए कि इंडिया के अंदर में हो सकता है 50 से 60,000 प्रोडक्ट आधा माल के साथ लॉन्च हो सकते हैं। तो इसके वजह से हमारा बहुत बड़ा पॉइंट वैल्यू जनरेट होगा और इसका बेनिफिट हम सभी को होगा। जी जी, इसका तो बेनिफिट सभी उठाने के लिए रेडी है सर, क्योंकि जो भी मेंबर है वो ऐसे देख रहा है कि सिम कार्ड, एदर मॉल, स्कूटी, जैसे हमने जो अपने एड्स में देखे हैं, एड में के स्कूटी वगैरह जैसे बहुत सी चीजें हैं, और क्लोथ्स है, एसेसरीज है, ये सब सभी को इंतजार रहेगा इन सब चीजों का सर, क्योंकि हम लोग मेंबर है तो हम इसका पूरी तरह से लाभ उठाना चाहेंगे। बिल्कुल सर बिल्कुल। अगले सवाल। जी जी, अगला सवाल हमारा ये रैपिड फायर रहेगा सर, आपको एक लाइन में उसका आंसर देना है। मेरी तरफ से छोटा सा ही आंसर क्वेश्चन रहेंगे सर। पहले तो आपका पूरा नाम बताइए सर। मेरा पूरा नाम, जी जी। हेलो, हाँ हाँ। मेरा पूरा नाम ना मैम, जी जी जी। मेरा पूरा नाम है माई सेल्फ, मेरा नाम है ताराचंद, पिताजी का नाम है नारायण और मेरा सरनेम है साउस्कार, ताराचंद नारायण साउस्कार। और मेरा गांव है बोर्दे, थैंक यू। वो बहुत ही छोटा सा गांव है, बिल्कुल क्या बोलते हैं एक उधर पश्चिम महाराष्ट्र में जाते हैं तो पूरे जंगली एरिया, पहाड़ी पहाड़ी है, उसी टाइप मेरा बिल्कुल गांव जंगली एरिया है। और उसमें से सर आपने इतना बड़ा इंपीरियल खड़ा कर दिया, बहुत बड़ी बात है। हम लोग तो शहर में रह के इतना एफर्ट ले रहे हैं, और तो आपका तो सच में हैट्स ऑफ है आप लोगों को, आपको, मेश्राम सर को। आप लोगों ने बहुत हार्ड वर्क किया है सर इसके लिए। और सर अगला सवाल रहेगा कि आप अपने आप को इंपीरियल मास्टर कितने समय में देखेंगे? कब तक आप इंपीरियल मास्टर बन जाएंगे सर, ऐसा लगता है? इंपीरियल मास्टर का मेरा जो टारगेट है मैडम, एग्जैक्ट 5 साल के अंदर में होना चाहिए, ये मेरा टारगेट है। उसके लिए मैं रात दिन एक करना पड़ेगा तो भी चलेगा, लेकिन 5 साल के अंदर में एनी हो कंडीशन में इंपीरियल बनना चाहता हूँ। अगर आपका और टीम का साथ सहयोग अगर अच्छा वर्किंग रहा तो 100% मैं 5 साल के अंदर में इंपीरियल बनूंगा। बिल्कुल सर, हमारा पूरा सपोर्ट है आपको। जी 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 जी, हम अपनी तरफ से भी पूरा हार्ड वर्क कर रहे हैं सर। आगे फिर बाकी तो फिर भगवान से है ही, अभी आगे तो हम लोग कर ही रहे हैं हम लोग। जी आप। और अगला सवाल रहेगा सर, सबसे पहला हैंडसम पेमेंट आने के बाद आप कौन सा काम करना चाहेंगे? सबसे पहला काम क्या करेंगे जब आपको जो पेमेंट मिलेगा, हैंडसम पेमेंट मिलेगा सबसे पहला? जो मेरा सबसे पहले मुझे जो पेमेंट मिलेगा, जो मेरे ऊपर विश्वास नहीं करते हैं, आज भी मेरे विश्वास नहीं करते हैं, और आज भी वो मुझे हमेशा ताने देते हैं कि तू यही करेगा क्या, ऐसा ही रहेगा क्या, तू सिर्फ हमें सपना दिखा रहा है क्या। तो बहुत सारे सवाल जब मेरे पिताजी करते, जो भी मेरा पहला पेमेंट आएगा तो वही पेमेंट मैं उन्हीं के हाथ में, उन्हीं के चरणों में दूंगा, और उनका विश्वास जिताने के लिए यही करने वाला। हाँ सर, ये तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आज तो हम लोग इतनी इंडस्ट्री में, ऐसी इंडस्ट्री में है कि हमारे अपने अपने दोस्त हो, अपने रिलेटिव्स हो, वो भी हम पे भरोसा इतनी जल्दी नहीं कर पाते। तो उसको जीतना बहुत जरूरी है। बहुत अच्छा जवाब दिया है सर आपने, बहुत ही अच्छा दिया। सबसे पहला जो पेमेंट आएगा वो अपने आप पिता के चरणों में रखेंगे। बहुत अच्छा जवाब है, बहुत अच्छी सोच है सर। सर बहुत अच्छे, सच में। और सर उसके बाद आप अपनी हैंड ऑफ पेमेंट में से आपकी वाइफ के लिए कुछ लेंगे क्या सर? कुछ गिफ्ट वगैरह लेंगे? नहीं मैडम, आई एम नाउ बैचलर। अरे सर, सर मैं चाहूंगा कि आपकी वो जो स्टोरी है कि आप मतलब डेफिनेट सी बात है बैचलर है और आपने उसके पहले शादी के लिए अप्रोचेस की, तो मैं चाहूंगा कि एक बार जनरल अगर आप शेयर करना चाहें तो जरूर करें। हाँ सर। अच्छा, नहीं एक्चुअली इस साल मेरा शादी करने का प्लान है,
2-3 मैंने लड़की देखा हूँ, बट मुझे रिजेक्ट कर चुके हैं। क्योंकि मैं जॉबलेस हूँ, मेरे पास जॉब नहीं है, कुछ नहीं, और मैं जो कर रहा हूँ वो उनको मैं पूरे नहीं बता सकता कि मैं क्या कर रहा हूँ। इसलिए देखना चालू है, नहीं, लेकिन मैं अभी फिलहाल स्टॉप किया है। 1-2 महीना अभी लड़की नहीं दिखाऊंगा। मेरा जो टारगेट है, उन्होंने एक जो टारगेट राइट, उन्होंने आने वाले एक मिलियनेयर को रिजेक्ट किया है और उनको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं बैठ रहा है इस बात का। तो जी जी यही चीज होता है जो हम लोग बोलते हैं ना, दूरदृष्टि रखना, बिजनेस रखना। तो ये सारी चीजें सिर्फ हमारे बिजनेस में ही लागू नहीं होती है, हमारी जनरल लाइफ में भी लागू होती है कि हम लोग इन जी जनरल जी ज्यादा दूर का देख सकते हैं। जी खैर, उनका बैड लक है। हो सकता है सर। नहीं सर, आपको तो कोई ऐसे पार्टनर मिलेगी जो आपको हर चीज में साथ देगी और आपके हर सुख दुख में साथ देगी। हम जी भगवान जी से यही दुआ करेंगे कि आपके हर चीज में वो आपके साथ रहे और जल्दी से जल्दी ऐसे कोई पार्टनर आपको मिले। और भगवान ने भी सर सर कुछ ना कुछ अच्छा ही कोई पार्टनर कहीं ना कहीं रखा हुआ है आपके लिए, इसीलिए जी जी उनके थ्रू रिजेक्ट करवा दिया है। जी 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 सर इंपीरियल मास्टर बनने के बाद आप गाड़ी लेके कहाँ जाना चाहेंगे सर? सबसे पहले आप कहाँ विजिट करना चाहेंगे अपनी गाड़ी को लेके जाके? इम्प्रेल बनने के बाद मैं सबसे पहला विजिट करूंगा मेरा जन्मभूमि, जहाँ पे मैं जन्म लिया, वहां मैं पहले विजिट मैं करूंगा। भले मैं कंपनी से कितना पैसा कमाऊंगा, हो सके आने वाले दिन में बंगला लूंगा, कुछ भी करूंगा, मैं बाहर रहूंगा, लेकिन जो कंपनी की जो पहली गाड़ी आएगी, जैसे ही मुझे स्टेज से मिलेगी, और जैसा ही प्रोग्राम खत्म होता है वैसा ही मैं अपने मेरे जहाँ पे जन्म हुआ है उस जन्मभूमि की तरफ मैं रोना अपना कुछ करूंगा जाने के लिए। अरे वाह, बहुत अच्छा है सर, सच में। ये तो लोग तो अलग अलग जगह पे बोलते हैं, शायद आपने तो बहुत ही अच्छी बात कही है। कोई भी चाहेगा ये करना, बहुत अच्छी बात है। और आप ऐसा कोई सोच के रखा है कि इंपीरियल मास्टर बनने के बाद जब सेरेमनी होगी तो आप कौन से कलर का सूट पहनेंगे या फिर कुछ ऐसे सोच के रखा है सर? कुछ प्लान किया है इस बारे में आपने? यस यस, मैं आज सोच के रखा है कि मेरा सबसे बड़ा जो चाहता ड्रेस है, मुझे फेवरेट ड्रेस है, वो है व्हाइट, टोटली व्हाइट। मैं व्हाइट ही पहनकर मैं आने वाले दिन में इम्प्रेल बनूंगा, स्टेज पे बुलाए जाएंगे मुझे, तो व्हाइट ही ड्रेस पहनकर मैं वहां पे खड़ा हूँ। जी जी, जो शांति का प्रतीक है, जो जी श्रद्धा का जी प्रतीक है और जो विश्वास का प्रतीक है सर, बहुत अच्छा कर रहा है आपके लिए, आपने बहुत अच्छा सोचा है सर। और ऐसी कोई बात है जो आप अपने लिए अपने पैसे से, ऐसा कोई सपना है आपका जो आप भविष्य में इसे पूरा करना चाहेंगे, जो रह गया है आपके मन में, या फिर बहुत कुछ ऐसी कोई चीज जो आपके मन में बहुत दिनों से है जो आप करना चाहते हैं? मेरा जो ड्रीम है, 2-3 ड्रीम है मेरे, एक ही ड्रीम नहीं है। मेरा सबसे पहला ड्रीम है, जो भी अर्न करूंगा उसका मैं 5%, जो भी 5% जितना भी बनेगा, ये मैं अपने गांव के विकास के लिए लगाऊंगा। मेरे इनकम का 5%। बहुत ही 1 अच्छी करोड़ बात अगर मैं कमाता हूँ है। तो 1 करोड़ का 5% निकाला जाए तो मैं 5 लाख हो जाता है। 5 लाख मैं गांव के लिए विकास के लिए डालूंगा। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है, और मैं जो जिनके पीछे माता पिता का छत नहीं है, जो बच्चे माता पिता से दूर रहे, भटक रहे, उनका मैं अच्छे तरीके से सेटल करने का प्रयास करूंगा। मैं अकेला नहीं, मैं आप ही के जैसे बहुत अच्छे गाइडर का है सहारा लूंगा। सभी का सहारा लेकर उनका मैं सेटल करने का प्रयास करूंगा, यानी उनकी जिंदगी बनाने का मैं बहुत ही प्रयास करने का मैं भगवान से यही दुआ करता हूँ कि इतनी ताकत दे मुझे कि ये सारे के सारे करने के लिए मुझे ताकत दे। लेकिन भगवान से कहता हूँ कि मेरे अंदर कभी अगर मेरे पास पैसा है तो अहंकार मत डाले, गर्व डालिए मुझे कि आने वाले दिन में ये इनका सभी का मैं कर सकूं। और तीसरा मेरा क्वेश्चन, मेरा ड्रीम है कि जो बेरोजगार है लोग, हर इंसान नेटवर्क मार्केटिंग नहीं कर सकता, मुझे मालूम है, लेकिन जो बेरोजगार है, पढ़ा लिखा है, आज पीएचडी हुआ है, एमए किया हुआ है, बी किया हुआ है, वो इंसान आज सिविल कॉन्ट्रैक्टर पे काम पे जाता है। उनके लिए टेक्नोलॉजिकल एक फार्म बनाने का और वहां पे उनको काम दिलाने का, अच्छे तरीके से उन्हीं के हाथों में सारा का सारा देने का, कि तुम ही अच्छे तरीके से सिस्टम बनाओ, उसको डेवलप करिए हो और अपना गुजारा करो, अपना
भविष्य बनाऊं। ये मेरा सबसे बड़ा ड्रीम है। सर बहुत डिवोटी हैं आप, सच में सोशल लिए बहुत ही डिवोटी हैं, समाज के लिए भी। शायद आज की इस दुनिया में इतने मतलब बहुत कम गिने चुने लोग मिलेंगे जो आपके जैसे सोचते हैं दूसरों के लिए, पहले दूसरों के लिए फिर खुद के लिए। बहुत भगवान करे आपकी हर दुआ पूरी हो, आप हमेशा सफल हो और आपको जो चाहिए वो हर खुशी मिले सर। और आपकी उम्र बढ़ती रहे हजारों में, और आपके जैसे हजारों लोग इस दुनिया में हो तो शायद ये दुनिया बहुत अलग हो। सर थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपके जवाब सुन के, बहुत मतलब हम लोग अंदर से इतने ये हो गए, काम हो गया सर कि हम सोच आप कहाँ सोचते हैं और हम कहाँ, मतलब आज के जमाने के देखा जाए लोगों को। हैट्स ऑफ टू यू सर, बहुत ही अच्छे जवाब है आपके सर। थैंक यू वेरी मच सर। सर आगे के जगवीर सिंह जी सर करेंगे। बिल्कुल सर। लास्ट मैं आपसे क्वेश्चन रखना चाहूंगा हमारे व्यूअर्स की तरफ से। सर क्या आपने आपके जो डाउनलाइन लीडर्स हैं तो उनको भी मतलब अपने पीछे पीछे इंपीरियल मास्टर बनाने की कोई रणनीति आपने बनाई हुई है? आप कैसे उनको उस लेवल तक लेकर के जाएंगे? बिल्कुल, मैं उनके लिए रणनीति बनाया हूँ कि जो मैंने प्रोग्राम सेट किए हैं वो प्रोग्राम के हिसाब से, उस प्लानिंग के हिसाब से मेरी अगर टीम अगर चली जाती है तो 100% मैं कमिटमेंट करता हूँ उनके साथ। मैं हमेशा रहूंगा और उनको इम्प्रेल बनाने के लिए प्रयास करूंगा। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कहना चाहूंगा कि लीडर बड़ा रहे या छोटा रहे, मैं उससे कोई फर्क नहीं होता, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लीडर है, मैं रहूं या कोई भी रहे, हो सकता है उसमें आपको भी मैं रख सकता हूँ। अगर जिन इंसान को उस इंडस्ट्री का नॉलेज बहुत ज्यादा हो जाता है, नॉलेज होता है, तो वो इंसान कभी आपको या मैं ही रहूं या आप रहे, कभी किसी को उस नॉलेज के प्रति कंपेयर नहीं करते। यानी इसका कहना यह है कि हम बोलते कि ये इंसान मुझे क्या बताएगा इंडस्ट्री के बारे में, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, ये क्यों बताएगा मुझे। बट मैं उनको सभी को सुझाव कहना चाहता हूँ, अपलाइन छोटा रहे या बड़ा रहे, मैं नहीं कह सकता हूँ कि अपलाइन मैं हूँ तो अपलाइन की बात छोड़ दीजिए। बिजनेस की अगर बात किया जाए, एक दूसरे के हम इंसान हैं, इंसान से इंसान को बहुत कुछ नेगेटिविटी या पॉजिटिविटी दोनों भी हमको सीखने को मिलता है। जहां से हमें अच्छा मिल रहा है वो लेने का हम प्रयास करें, बड़ा रहे या छोटा रहे। लेकिन जब मैं रहूं या मेरे अपलाइन रहे या मेरे डाउनलाइन रहे, अगर मेरे अंदर में अगर ईगो आ गया तो ना मैं इम्प्रेल बन पाऊंगा, ना अपने डाउन लाइन को इम्प्रेल बना पाऊंगा। तो मैं इतना प्रयास करूंगा अपने साथ साथ लेने का, पूरा अपने डाउन लाइन को प्रयास करूंगा, वो भी मेरे खुद के हिसाब से उनके साथ डिस्कस करूंगा कि ये मैं जो भी प्लान रखूंगा, सर ये प्लान इस तरीके से मैंने डिजाइन किया हूँ, क्या इस प्लान को आप सहमत हैं? अगर नहीं है तो इस प्लान के अंदर में हम और कुछ उसके अंदर में वेरीफाई कर सकते, क्या उसके अंदर में कुछ करेक्शन कर सकते हैं क्या? इस तरीके से उनसे बात करके मैं उस मुकाम तक लेके जाना चाहूंगा और खुद ही जाना चाहूंगा। ये मेरा सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट थॉट है। थैंक यू सर। बिल्कुल पूरी टीम का मतलब सपोर्ट आपको भी, और हम भी यही दुआएं करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा इंपीरियल आपकी टीम में निकलें। और जी जी हम और बाकी सारी टीम, स्नेहा मैडम, संतोष सर, रितेश सर, सभी लोग, हम लोग भी हैं उसी दौड़ में। जी और थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर के। और एक मैं कहूँ तो एक सच्चे इंसान से हमारी आज मुलाकात हुई है कि जो जमीन से उठ करके बहुत लिमिटेड रिसोर्सेस के साथ में जिन्होंने इस बिजनेस को इस मुकाम तक पहुंचाया है। अब हमारे व्यूअर्स को मैं ये कहना चाहूंगा कि एटॉमी सिर्फ एक बिजनेस नहीं है, नेटवर्क जो इंडस्ट्री है वो सिर्फ एक छोटा मोटा कोई बिजनेस नहीं है। ये इनको सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो मैं, ये बिना दुकान की एक दुकान है। आपकी कोई फैक्ट्री नहीं है, आपकी कोई दुकान नहीं है, आपका कोई वेयर हाउस नहीं है, आपकी कोई उधारी नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन आप करोड़ों का टर्नओवर करते हैं यहाँ पर। आप पूरी दुनिया में आप बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट हर घर तक आप पहुंचाते हैं।
और वो भी बिना किसी उधारी के, बिना किसी टेंशन के, और टेंशन फ्री पूरा काम है। और इस बिजनेस मॉडल को आप बहुत अच्छे से समझें, ये पूरी लाइफ चेंज कर सकती है आपको। ये बिजनेस आपसे केवल 3 ही चीजें मांगता है। आपका खुद का एक ड्रीम होना चाहिए, जो सर ने एक लाइन में बता दिया था। आप अपने आप को एनालाइज करो, कहाँ पे हूँ, कहाँ जाना चाहते हूँ, और वही आपका ड्रीम है, वही आपका ड्राइविंग फोर्स है, और वही आपको आगे लेकर के जाएगा, और वही आपका रीजन है कि आगे कैसे बढ़ना है। दूसरी आपको यहाँ पे चीज है कि आपको खुद को थोड़ा सा चेंज करना है, जैसा कि सावकर सर ने अपने आप को चेंज किया बुक्स के थ्रू। मेश्राम सर से उन्होंने सीखा कैसे करना है, क्या करना है। रेलवे प्लेटफॉर्म पर बैठ करके घंटों घंटों तक उन्होंने समझा, रिजेक्ट करने के बावजूद भी उन्होंने इस बिजनेस को पकड़े रखा है। और लास्ट जो चीज मैं यहाँ बताना चाहूंगा, सर से बातचीत करके जो कंक्लूजन निकला है कि आप कुछ महीनों या कुछ साल तक, मान लेते हैं कुछ साल तक, आप मेहनत करने के लिए अगर तैयार हैं, आप संघर्ष करने के लिए तैयार हैं, तो आपको कोई नहीं रोक सकता सफलता की पायदान छूने से, इंपीरियल लेवल तक जाने से। और लास्ट में, यू आर इन द राइट बिजनेस एट राइट टाइम इन द बेस्ट मार्केट ऑफ द वर्ल्ड। ये आपको भरोसा अपने अंदर रखना ही पड़ेगा। एटॉमी के जैसे ही आप स्टडी करेंगे, 11th रैंक की ये कंपनी है, कितनी तेजी से बढ़ रही है, ये अपने आप आपके दिल से ये आवाज आएगी। और इससे भी बड़ी चीज है कि आज कोरोना के समय में दुनिया को इस बिजनेस की हमसे भी ज्यादा जरूरत है। अदरवाइज अभी जैसा सर ने बताया था कि लूट खसोट, चोरी डकैती, इस तरीके की चीजें भी बढ़ सकती थी अगर कोई अपॉर्चुनिटी उनको सही नहीं मिली तो। तो आई विश यू to be that right person and become a source of prosperity and millions of people through this business. थैंक यू सर, थैंक यू। हम सभी, स्नेहा मैम प्लीज आप भी मेरे साथ आए, संतोष सर, रितेश सर, सर को थैंक्स दिल से करना चाहता हूं मैं, हमारे सभी व्यूअर्स की तरफ से, टीम इनविंसिबल की तरफ से, व्यूअर्स की तरफ से, टीम इनविंसिबल की तरफ से, हम सब की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ रितेश सर आप। राइट, मैं कुछ ऐड ऑन करना चाहूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच ऑस्कर सर, क्योंकि मेरी सर से बातें हुई हैं, इसके पहले भी मेरी बहुत बार बात हुई है, और आप और मेश्राम सर जितना डाउन टू अर्थ हैं, सबसे ज्यादा जो मुझे पर्सनली अट्रैक्ट करती है चीजें, सक्सेस अट्रैक्ट नहीं करती है। जिस जमीन से आप जुड़े हुए हैं और जिस बैकग्राउंड से आप बिलोंग करते हैं, और बहुत सारे लीडर्स रहते हैं जिनके पास में सारे रिसोर्सेज होते हुए भी, अभी तो लगभग लोगों के पास में ट्रेनिंग सिस्टम से लेके, सपोर्ट सिस्टम से लेके सारी चीजें अवेलेबल है, लेकिन उसके बाद भी लोग सिर्फ बहाने ढूंढते रहते हैं, एक्सक्यूजेस ढूंढते रहते हैं कि शायद ये मिल जाता, शायद वो मिल जाता, शायद एक्स मिल जाता, जेड मिल जाता तो मैं सक्सेसफुल हो जाता। राइट, आप उसकी सबसे बड़ी मिसाल है। आपने उस समय पे चीजें स्टार्ट करी, आपने उस समय में कंपनी चूज किया जिस समय ये कंपनी का सिर्फ एक शब्द था, एक नाम था, ना इसका ऑफिस था, ना आप बोल सकते हैं प्लान के बारे में डिटेल जानकारी थी। तो जब एक बोलते हैं ना कि हर काम की भूख होनी चाहिए, सक्सेस की भूख होनी चाहिए, और जब तक वो भूख खुद में व्यक्ति पैदा करता तो वो सिस्टम को या बाकी दूसरी चीजों को बिल्कुल ब्लेम नहीं कर सकता। दूसरे लोगों को सिर्फ इस चीज के लिए कोसना, चाहे इसके पहले भी मैंने कई बार बोला है कि सारी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज में लोग सफल हुए हैं, लेकिन सफल वही हुए हैं जिन्होंने सफल होने की इच्छा रखी है, और उन्होंने एक गोल सेट करना एक अलग चीज होती है, और गोल को होल्ड करके जिंदगी भर लेके जाना, और ड्रीम को होल्ड करके जिंदगी भर लेके जाना, वो एक अलग चीज होती है। तो मतलब कौन इमेजिन करेगा। मैं तो इनफैक्ट अभी मैं एक मैसेज ड्रॉप किया था तो उसमें मेरा एक कमेंट भी आ गया था, मैंने उन्हें बताया था कि जिस जगह से रह के आप ये इंटरव्यू दे रहे हैं, है ना, तो मैं एक बार चाहूंगा कि आप व्यूअर्स को बताएं कि आप किस जगह पे बैठे हुए हैं और कहाँ से ये इंटरव्यू दे रहे हैं, ताकि उन्हें समझ में आए कि बिना रिसोर्सेज की भी अगर आपकी जिद हो ना तो आप सब कुछ कर सकते हैं। ओके सर, मैं जहाँ पे बैठा हूँ ये मेरा तालुका प्लेस है, और तो मैं यहाँ पे क्यों आया, क्योंकि मेरे गांव के अंदर में या मेरे गांव के एरिया में जो मैं सिम यूज कर रहा हूँ उसका नेटवर्क नहीं रहता बहुत अच्छे तरीके से, और बहुत अच्छे तरीके से मैं वहां से मैं कुछ बातें नहीं कर पा सकता। अगर ये कंटिन्यूटी है तो यहाँ पे बैठकर ही हुआ, नहीं तो मैं कभी भी लीव हो जाता था, कभी भी ज्वाइन हो जाता था। इसीलिए मैं अच्छी सक्सेसफुली इंटरव्यू होना चाहिए था, इसलिए मैं अपने गांव से 10 किलोमीटर दूरी से मैं यहाँ पे आ चुका हूँ और यहाँ पे बैठा हूँ सर। और यहाँ पे बैठकर मैं यहाँ देखिए ये परिसर है, और मैं ये सारा का सारा परिसर मैं आपको बता रहा हूँ। ये छोटा सा गार्डन है, और गार्डन में बैठा हूँ, और यहाँ पे हमारे साईं जी के, बाबा साईं जी का मंदिर है।
यहाँ पे मैं बैठा हूँ और यहाँ से मैं ये पूरा का पूरा कवर करने रहा हूँ सर। यहाँ पे एक्सलेंट सर। अब मैं ये क्यों दिखाना चाहता हूँ लोगों को, ये इसलिए दिखाना चाहता हूँ कि लोग जिन चीजों की हमेशा कंप्लेन करते हैं, कोई भी XYZ रीजन होते हैं, और आपने अभी जिस समय से शुरुआत की और समय से स्टार्ट करने के बाद में आपकी लगभग अभी सारी जितनी कंट्रीज में एटमी का बिजनेस है, लगभग उन सारी कंट्रीज में आपकी टीम है। मतलब अगर इंडिया लॉन्च नहीं भी होता तो भी आप मिनिमम एक डायमंड मास्टर या सेवन रोज मास्टर के लेवल पे क्वालिफाई करते और इतना इनकम मिनिमम जनरेट कर सकते थे। तो ये सोच बिल्कुल सर। बहुत बड़ी बात होती है, इतना कोई सोच नहीं पाता, और वो सोच को होल्ड करना बहुत बड़ी बात होती है। जी, अगर आज की बात किया जाए ना सर, हम्म, आज मेरा पॉइंट वैल्यू का अगर बात किया जाए कि आज के डेट में, आज की 5 तारीख है, तो भी मेरे लेफ्ट राइट में 19-20 लाख का आज भी वैल्यू पड़ा है। वेरी नाइस। देखिए सर, वेरी नाइस सर, वेरी नाइस। और यही बात है, मतलब काफी लोग क्या हो जाते हैं, मैंने काफी लोगों को देखा हुआ है कि आगे आने वाले चैलेंजेस को लेके ना पहले से ही अपना एक माइंडसेट बना लेते हैं और प्रिडिक्शन देने लगते हैं कि ये नहीं हो पाएगा। जैसे काफी लोग ये सोचने लगते हैं कि अरे मेरी इंटरनेशनल कोई व्यक्ति पहचान का नहीं है तो मैं वहां नहीं जा पाऊंगा। कौन मानेगा कि आपका कोई भी व्यक्ति, आपने डायरेक्टली इंटरनेशनल प्रोस्पेक्टिंग नहीं की है और आपकी लगभग सारी कंट्रीज में टीम है, तो ये इतना दूर का कोई देख ही नहीं पाता है, और उतनी दूर तक देखने के पहले ही वो लोग नेगेटिव हो जाते हैं, राइट? तो हैट्स ऑफ टू यू। जी, यस। जो लेवल अचीव किया है आप डिजर्व करते हैं, सभी लोग आप डिजर्व करते हैं, मिश्राम सर आप सभी लोग डिजर्व करते हैं। और एक लीडरशिप इन्हीं सारी चीजों से निकल के आती है कि आपने क्या स्ट्रगल किया है। जितना बड़ा एक कहावत होती है ना कि जितना बड़ा आपका स्ट्रगल होगा उतना ही बड़ा आपकी सक्सेस होगी, राइट? तो बिल्कुल आप उस चीज को बहुत अच्छे से जस्टिफाई करते हैं। थैंक यू सो मच सर, इतना सुंदर इंटरव्यू देने के लिए, इतने जेन्युइन पर्सन होने के लिए, और आपकी जो सोच है, मैं सबसे ज्यादा फैन हूँ उस सोच का, क्योंकि सफल होने वाले बहुत सारे लोग हैं और भी दिख जाते हैं, अलग अलग तरीके से सफल होते हैं, लेकिन जो सोच और जो विचारधारा आपकी है ना, ये हर व्यक्ति की विचारधारा नहीं होती, और इस तरीके से कोई सोचता नहीं है, इस तरीके से लोगों ने प्लान नहीं किया होता है। और मैं एक बात हमेशा बोलता हूँ, जो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में सफल हो जाते हैं उन्हें मैं समझाता हूँ कि हो सकता है भगवान ने आपको इनडायरेक्टली इस बिजनेस में लाया हो, क्योंकि आप तो सफल हो जाएंगे, लेकिन आप अगर लाखों लोगों को सफल कर सकते हैं तो शायद वो इस बिजनेस मॉडल के थ्रू ही पॉसिबल है, राइट? सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर, बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं आपको। और कभी मौका मिलेगा तो सर ये साईं बाबा का जो मंदिर है जहाँ बैठे हुए हैं वहां भी हम जरूर माथा टेकने आएंगे आपसे मिलने। बिल्कुल सर। ये मेरी सर मैं भी आना चाहूंगी आपके साथ। दिली इच्छा है हम सर। लोग दोनों भी आना चाहेंगे। वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू जी सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, और दिल से you. बहुत बहुत धन्यवाद, Okay, sir. बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ओके, बाय। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर।